एक ऐसे समय पे, एक ऐसी जगह पे जहाँ पे उनकी उम्र सिर्फ 36 साल की थी। 35 से 36 साल की उम्र, छोटे छोटे बच्चे, 6 साल का बेटा, 10 साल की बेटी, और उस समय पे अपनी जिंदगी में एक ऐसा कारनामा कि वहां से बंदा वापस आएगा कि नहीं वो भी टेंशन रहता है। माउंट एवरेस्ट पे जाना मतलब वो खेलने की बात तो है नहीं, है ना। तो ऐसे अपने शौक को अंजाम दिया और जिंदा दिली से अपनी जिंदगी को एक नया आयाम दिया कि मैं भाई मरूंगा तो रोग से तो नहीं मरूंगा, मैं हाँ साहस करके अपनी जिंदगी को दांव पे लगा के कुछ ना कुछ अचीव करूंगा। और ऐसे शौक को उन्होंने क्रिएट किया। तो आइए आज हम सुनते हैं मिस्टर मेहुल जोशी को, जिन्होंने, जो भारत की शान है, जो गुजरात की शान है, गुजराती लोगों के लिए, जैसा कहते हैं ना, हम तो दाल भात वाले लोग हैं। और दाल दाल भात वाले लोग क्या कर सकते हैं अगर अपने शौक को अपनी जिंदगी का पैशन बना दे, अगर अपने शौक को जीने की वजह बना दे, तो दाल भात वाले लोग, गुजराती लोग क्या कर सकते हैं। आइए सुनते हैं मिस्टर मेहुल जोशी से। मैं इनवाइट करता हूँ मिस्टर मेहुल जोशी आए और इस स्टेज को संभालें। मिस्टर मेहुल जोशी। थैंक यू राजू भाई, आपने बहुत ही बढ़िया इंट्रोडक्शन दिया मेरे लिए। और यहाँ पे मौजूद सभी लोगों को धन्यवाद मेरे तरफ से कि आप सब मेरे यहाँ पे आए हो, जूम पे मेरी बात समझ रहे हो, सुन रहे हो। थैंक यू वेरी मच। आज के टाइम में किसी को सुनना वो बहुत बड़ी बात हो जाती है। बोलने के लिए तो सब आ जाते हैं, सुनने के लिए कोई नहीं होता है। थैंक यू सो मच एवरीवन। बिफोर आई स्टार्ट, मैं मेरी स्क्रीन शेयर करता हूँ और उसी के साथ में मेरी एवरेस्ट की जर्नी कहाँ से शुरू हुई, कहाँ पे उसकी शुरुआत हुई से लेके तो कहाँ तक उसका एंड हुआ और किस तरह से मैं माउंट एवरेस्ट तक क्लाइम किया, मैं पूरी मेरी कहानी बताऊंगा आपको। उससे पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि मेरा नाम मेहुल जोशी है। मैं हिम्मतनगर से बिलोंग करता हूँ, छोटा बिजनेसमैन हूँ जो मेडिकल प्रोफेशन में है। और सर्जिकल का, जो अभी कोरोना के टाइम पे जो सबसे हाईएस्ट डिमांड प्रोडक्ट्स थी सर्जिकल्स की, उसी प्रोडक्ट से मैं डील करता हूँ। और उसी के साथ साथ में मेरे भैया है जो यूएस रहते हैं, दीदी है वो पूना है, और मेरे फैमिली मेंबर्स में मेरे पिताजी, माताजी है, और उसी के साथ साथ में मेरे दो बच्चे हैं और मेरी वाइफ, हम सब साथ में यहाँ पे रहते हैं। तो जब ये बात शुरू होती है एवरेस्ट की, तो हर जगह पे, हर जगह मैंने देखा हुआ है कि हर एक के दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है, उन्हें कुछ करना होता है, पर उन्हें सही मंजिल नहीं मिलती है या सही मौके की तलाश में होता है। मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था जब मैं 10 साल का था। और तब हमारे बुक में क्वेश्चन पूछा गया हुआ था कि द फर्स्ट वुमन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट कौन है। और मुझे वो क्वेश्चन का आंसर नहीं आया था। ज्यादातर हम देखते हैं कि काफी सारे क्वेश्चंस लाइफ के अंदर पूछे जाते हैं और वो काफी सब चीजें होती है कि जो याद नहीं भी रहती है। पर ये जो क्वेश्चन था उसने मेरे दिमाग में घर कर दिया कि ये क्या है, ये कौन मैडम है और ये एवरेस्ट कहाँ पे है जो माउंट एवरेस्ट सर करके आई है, उसका बुक में नाम आया है। और सही 10 साल का था तो ज्यादा कुछ इतना पता नहीं चल रहा था। आंसर नहीं आया, डैडी को आके मैंने पूछा कि पापा माउंट एवरेस्ट क्या है, ये मैडम कौन है जो ये क्लाइम करके आए हुए हैं। और मुझे इसका आंसर नहीं आया, मुझे समझना है कि एवरेस्ट कहाँ है। पापा मेरे टीचर थे तो उन्होंने मुझे बहुत ही बढ़िया से समझाया कि बेटा माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे बड़ा का बड़ा शिखर है, जिसकी ऊंचाई 29,029 मीटर है, यानी 8848 मीटर्स उसकी हाइट होती है। और माउंट एवरेस्ट क्लाइम करने के लिए काफी समय लगता है और उसके बाद माउंट एवरेस्ट क्लाइम होता है। तब ये जब बता रहे थे तब मैं मेरे दिमाग में इमेजिन कर रहा था बर्फ की बहुत बड़ी बड़ी पहाड़ियां हैं, बहुत सारे पहाड़ी पे बर्फ जमा हुआ है और मैं वहां पे क्लाइम कर रहा हूँ। और मैं उसके टॉप पे रह के मैं पूरी वर्ल्ड को देख रहा हूँ, मैं पूरी दुनिया देख रहा हूँ। ऐसा मैं 10 साल का था तभी मेरे दिमाग में ये इमेजिनेशन चालू हुआ था। और जब पापा ने ये सब बताया और मैं नेक्स्ट डे मैं स्कूल में गया और मेरे दोस्त मेरा साथ में बैठा हुआ था और मैंने उसको बोला कि मुझे माउंट एवरेस्ट क्लाइम करना है। सिर्फ 10 साल का था। तो वो मेरा जो दोस्त था वो बेंच के ऊपर खड़ा हो गया और बोला कि मेहुल बोल रहा है कि माउंट एवरेस्ट जाना है। और पूरी क्लास हंस रही थी मेरे पे, इतने जोर जोर से हंस रही थी कि ये 10 साल का महज बच्चा है और वो बोल रहा है कि मुझे एवरेस्ट जाना है। और सब लोग मेरी मजाक उड़ाने चालू हो गया। फिर मैं घर पे आया और घर पे आने के बाद मम्मी को मैंने बात किया कि मम्मी मेरा ऐसे ऐसे हुआ, और सब दोस्त मेरे पे हंस रहे थे। बोले बेटा चिंता मत, अगर सब हंस रहे हैं तो तेरे को पता नहीं उनको कि तेरे अंदर की जो कैपेबिलिटी है वो उन्हें नहीं पता है। और उसी समय मेरे को थोड़ा डिप्रेशन का स्टार्ट हुआ था। और मैं इस 2 या 3 साल हुए थे मेरे इसमें। आई डोंट रिमेम्बर दैट द एज कौन सी हुई होगी।
जो मिशन जिंदगी इन्होंने स्टार्ट की है, तो फर्स्ट अटेम्प्ट मेरा सुसाइड का हुआ था। अप्रोक्स 12 इयर्स या 13 इयर्स का ही था मैं। और उस समय मुझे ऐसा लगा कि कोई मुझे प्यार नहीं करता है। तो ये बात कहाँ पे दिमाग में मेरे घर घर की मुझे पता नहीं था। और मुझे पता नहीं था कि डेथ कैसे होता है। तो मुझे किसने बोला कि शैम्पू होता है, तो अगर उसको निगल लेते या पी लेते तो उसमें पॉइजन होता है। तो शैम्पू की 3-4 सैचेट्स बाथरूम में थी, वो मैंने उसको गड़गड़ा दी उस टाइम पे। और गड़गड़ाने के बाद वेरी मोमेंट मीन्स 3-4 घंटे के बाद मेरे को डायरिया स्टार्ट हो गए। और इतने सीवियर डायरिया हुए कि 3 दिन तक मुझे थे, और डायरिया बंद ही नहीं हो रहे थे। डॉक्टर्स ने मेडिसिन दी, और मैंने घर में किसी को बताया नहीं कि मैंने ये अटेम्प्ट किया हुआ है। और सब ये सब हो रहा था घर पे। और तब मैंने देखा कि मेरी दीदी, मेरे बड़े भैया, मेरे मम्मी पापा पूरा समय मेरे साथ दे रहे थे, पूरे साथ मेरे थे, मेरे को ध्यान दे रहे थे। नींबू पानी का है, खाने पीने की चीजें। और तब मेरे को दिमाग में आया कि ये गलत है, मैंने जो सोच बनाई थी कि मुझे कोई प्यार नहीं करता है, ये गलत, ये सोच मेरी गलत थी। जब इन्होंने इतना सारा मुझे प्यार दिया। सो मेरा जो फर्स्ट अटेम्प्ट था सुसाइड का, वो यहाँ से स्टार्ट हुआ था। और मुझे पता भी नहीं था उस टाइम पे कि मैं एवरेस्ट क्लाइंब करने वाला हूँ। मेरे जिंदगी में कुछ और कुछ लिखा हुआ है, मैंने कभी प्रेडिक्ट भी नहीं किया था ये बारे में। और फिर ये मेरी जर्नी स्टार्ट होती है। अभी फाइनेंशियली थोड़ा बैकग्राउंड में मेरे बारे में बताऊँ तो, जब मेरा बॉर्न हुआ था तो 1982 13 जनवरी 1982 में मेरा बॉर्न हुआ। और उसी समय पापा के पास पैसे नहीं थे मुझे हॉस्पिटल में लेने आने के लिए, क्योंकि मैं CS सर्जरी किया था मम्मी को। और पापा के पास पैसे नहीं थे, तो डॉक्टर के पास मैं जाऊंगा तो डॉक्टर पैसे मांगेगा तो मैं क्या दूंगा उसे। तो पापा, मैं अर्ली मॉर्निंग 3:15 को मेरा बॉर्न हुआ था। सुबह पापा 7 बजे जॉब के लिए चले गए। और जॉब पे जाने के बाद 13 जनवरी है, और उसी समय उनके कंपनी को एक बहुत ऑर्डर मिला। और उस समय ₹200 का बोनस मिला था उन्हें। और सर ने, मिस मेरे पापा ने उनको रिक्वेस्ट किया कि सर ये बोनस आप 2-3 दिन के बाद देने वाले, उससे अच्छा है कि आज दे दो, तो मेरे घर में बच्चा जन्म हुआ है तो मैं उसे देखने जा पाऊंगा। और इस तरह से ये हमारा फैमिली बैकग्राउंड था जब मेरा बॉर्न हुआ था। हम एक छोटे से मकान में रह रहे थे, और छोटे से मकान में फिर हम फ्लैट में शिफ्ट हुए। धीरे 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 टाइम जाता गया, प्रोग्रेस होता गया, हम आगे बढ़ते गए। सो जैसे 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 टाइम निकलता गया, और 1999 में मेरा बॉर्न महाराष्ट्र में नासिक में बॉर्न हुआ। और 1999 में मैं शिफ्ट हुए हम गुजरात में। प्योरली मैं गुजराती हूँ, यहाँ से हिम्मतनगर से 60 किलोमीटर पे मेरा टाउन है, ईडर की तरफ में। रावल करके टाउन है, मेरा छोटा सा गांव है। वहाँ पे हम बड़े मीन्स मेरा ग्रेजुएशन और मैंने सब वहाँ पे कंप्लीट किया। एट एज ऑफ 17 मैं हिम्मतनगर शिफ्ट हुआ था। और हिम्मतनगर में हमने बिजनेस स्टार्ट किया मेडिकल का, ये होलसेल का। बड़े भैया ने फार्मेसी किया हुआ था। और वो बोलते हैं ना कि पैसे की दौड़ होती है, कि जब अपने पास जो चीज नहीं होती ना, अपन उसी चीज के पीछे दौड़ दौड़ करते हैं। तो वही उसी भाग दौड़ में मैं था उसी समय पे। तो कभी मैंने कभी अपने हेल्थ पे या अपने बॉडी पे कभी ध्यान ही नहीं दिया। और सुबह उठता था 7 बजे, उठना होता था 8 साढ़े 8 बजे दुकान पे जाना है। रात को 10-11 बजे वापस दुकान से आना है। ना खाने का ध्यान दे रहा था, ना बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म सिस्टम होता है, बॉडी कैसी चेंजेस हो रही है, मैंने कभी वो सब चीजों पे ध्यान ही नहीं दिया। सडनली 2012 में मेरे को सबसे बड़ा झटका लगा कि मेरे घर में 2 साल का महज बच्चा था। और उसी समय पे अ, मेरे को 2012 में 2 महीने हुए थे, नॉट 2 साल, सॉरी। 2 महीने हुए थे, बच्चा मेरे गोद में था। और मैं उसको अच्छे से, उसके साथ बातें हो रही थी, मीन्स मैं उसको, बोलते हैं बच्चे को खेलते अपन कैसे खिलाते हैं ऐसे, तो वो सब चल ही रहा था। और अचानक से मुझे थोड़े चेंजेस मेरे बॉडी के अंदर मुझे लगे। और पता नहीं चल रहा था कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। फिर थोड़ा समय आगे बीतने गया। बीतते समय पे मुझे पता चला कि मुझे कुछ ना कुछ बॉडी में चेंजेस दिख रहे हैं, कुछ बॉडी में चेंजेस होने की वजह से मुझे कुछ तकलीफें हो रही है। बट आई वॉज नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज। सो ये क्या हो रहा था मुझे कुछ पता नहीं था। और यहाँ से मेरी एवरेस्ट की जर्नी स्टार्ट होती है। तो लेट गेट बैक टू माई स्क्रीन शेयर, मैं जहाँ से आपको स्टार्ट करता हूँ कि कहाँ से ये एवरेस्ट स्टार्ट हुआ है मेरे लाइफ में। राजू भाई, फुल स्क्रीन दिख रही है आपको?
यस, स्क्रीन दिख रही है, यू कैन प्ले। फुल स्क्रीन दिख रही है या शॉर्ट में दिख रही है? आई एम नॉट नहीं, एबल टू चेक। फुल स्क्रीन नहीं दिख रही है अभी। ओके, जस्ट अ मोमेंट, मैं फुल स्क्रीन करता हूँ, मुझे 1 मिनट दीजिए प्लीज। यस, राजू कुछ ऐड कर सकते हो आप इसके अंदर मुझे? आपकी स्क्रीन पे मैं नहीं कर सकता, लेकिन आप लेट मी सी विद द प्ले। ओके, अभी फुल स्क्रीन आ गया, राइट? यस यस। ओके, सो ये माउंट एवरेस्ट है। ये नॉर्थ साइड से क्लाइम किया हुआ है। एवरेस्ट को क्लाइम करने के लिए 2 जगह से होता है। एक साउथ होता है जो नेपाल काठमांडू से स्टार्ट होती है जर्नी, और दूसरा होता है चाइना के साइड से। तो ये जो मैंने क्लाइम किया हुआ है वो चाइना के साइड से है। चाइना में सबसे बड़ी दिक्कत होती है विंड की। बहुत ही हाई स्पीड में विंड फ्लो होती है, जिसकी वजह से एवरेस्ट का जो ऊपर का एरिया है वहां पे बर्फ जमने का चांसेस बहुत कम होता है, और रॉक पैचेस बाहर आके निकले हुए रहता है। सो दिस इज माउंट एवरेस्ट। सो आज का दिन मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट डे है, क्योंकि आज ही के दिन मैं एवरेस्ट क्लाइम करने के लिए मैं गुजरात को छोड़ा था मैंने, और 10 अप्रैल को मैं निकली थी। मेरे फ्रेंड सर्कल से सुबह 4 बजे मेरे को फ्लैग ऑफ करने के लिए आए हुए थे। सो ये है माउंट एवरेस्ट। मेरे टेंट से एवरेस्ट ऐसे दिख रहा था, इसलिए मुझे जब भी टेंट में से बाहर निकलता हूँ तो मुझे एवरेस्ट दिखना चाहिए। उस हिसाब से मैंने एवरेस्ट का ये टेंट सेटअप किया था, और ये बेस कैंप से मैंने ये फोटो लिया हुआ है। ये जो छोटे छोटे रेड्स और येलोज कलर्स में आप देख रहे हो, इससे टेंट्स है। सो ये 360 व्यू है कि माउंट एवरेस्ट का बेस कैंप से 360 डिग्री पे व्यू पे कैसे दिखता है। ये माउंट एवरेस्ट सामने की तरफ, ये मेरा टेंट है, येलो वाला फर्स्ट वन। ओके, तो जब ये माउंट एवरेस्ट पे बेस कैंप पे था मैं, और 10 अप्रैल को हमारी यहाँ से जर्नी स्टार्ट होती है, और काफी सारे सेशंस होते हैं। हमें यहाँ से काठमांडू जाना होता है, काठमांडू से हम सब तैयारी करते हैं। वहाँ पे तैयारी करने के बाद सामान की पैकिंग होती है। सामान की पैकिंग के साथ में हमें मूव किया जाता है चाइना बॉर्डर क्रॉस करने के लिए। चाइना बॉर्डर क्रॉस करने के बाद हम बेस कैंप पे पहुंचते हैं, और बेस कैंप से हमारी जर्नी स्टार्ट होती है। सो ये था बेस कैंप का फोटो, और बेस कैंप के रिलेटेड सारे वीडियोस थे। अभी जो नेक्स्ट स्टेप होता है कि एक्लेमेटाइजेशन प्रोसेस होता है। एवरेस्ट पे ऐसा नहीं है कि आप तुरंत आए और तुरंत ऊपर क्लाइंब करना चालू कर दिया और डायरेक्ट ऊपर पहुंच गए और वापस नीचे आ गए। एक उसके बीच में एक प्रोसेस होता है एक्लेमेटाइजेशन प्रोसेस, जिसमें ऐसा होता है कि आपको पहले 5,200 मीटर पे एवरेस्ट का बेस कैंप है, तो आपको 5,500 मीटर पे लेके जाएंगे, फिर से वापस नीचे लाएंगे। 5,800 मीटर पे लेके जाएंगे, फिर नीचे लाएंगे। फिर 6,000 मीटर पे लेके जाएंगे, फिर से वापस नीचे लाएंगे। फिर 6,200 पे लेके जाएंगे, और फिर नीचे लाने के बाद फिर एवरेस्ट का क्लाइंबिंग स्टार्ट होता है। तो ये पूरा प्रोसेस करने के लिए 45 डेज अपने को लगता है। और ये पूरा प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो गया था 4 मई को। 4 मई को ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद हम चाइना के बाजू में एक छोटा सा टाउन है, जहाँ से हमारा बेस कैंप से करीबन 80-90 किलोमीटर अवे था। वो टाउन में हम रुके 3 से 4 दिन, और फिर से हम वापस बेस कैंप पे आए थे। और 10 मई के दिन पे हमारा एक्चुअल एवरेस्ट क्लाइंब स्टार्ट होने वाला था। और 9 मई की रात को हमें बताया गया कि टोटल 36 क्लाइंबर्स ऑल ओवर इंडिया से अपने यहाँ पे आए हुए हैं, और उसमें से फर्स्ट 12 क्लाइंबर्स का हमने सिलेक्शन लिस्ट बनाया हुआ है। ये 12 बंदे ऐसे हैं कि जो फिट एंड फाइनल दिख रहे हैं, और जो एवरेस्ट की टोच पे जाके आ सकते हैं। 36 भी आ सकते हैं, पर एक साथ एक सबको लेके नहीं जा सकते, इसलिए हम 12-12 के ग्रुप में उसको डिवाइड किया हुआ है। सो फर्स्ट ग्रुप ये 12 वाला है, जिसमें मेरा नाम भी सिलेक्ट किया हुआ था। और तब जब ये हमारा ब्रीफिंग चल रहा था, तो शेरपास की अलॉटमेंट होता है। शेरपास वो बंदे होते हैं जो ऑलमोस्ट 6,000 मीटर्स के आसपास पे जो हाइट होती है वहां पे उनका बॉर्न हुआ होता है, और वो बोलते हैं कि गॉड गिफ्टेड है। और मदर नेचर मीन्स जो माउंटेन्स है वो मदर के इतने क्लोज होते हैं और इतने स्ट्रांग होते हैं कि
ऐसे मेरे लिए तो वो सुपर ह्यूमन है, उनके लिए मैं अगर मैं वर्ड ढूंढने जाऊँ तो वो सुपर ह्यूमन की तरह है, और मेरे लिए वो भगवान के रूप में आए हुए थे। तो उनका एक पूरा सेटअप होता है। तो हर एक बंदे के साथ में एक शेरपा होता है, यानी मेरे साथ मेरा एक शेरपा था, हर एक बंदे के साथ में एक एक शेरपा होता है। तो शेरपा का अलॉटमेंट हुआ उस टाइम पे, और शेरपा के अलॉटमेंट होने के साथ साथ में ही हमारे जो शेखर बाबू थे, तो शेखर बाबू वॉज द पर्सन जिन्होंने पूरा ये ग्रुप को इंचार्ज किया था, और पूरा ग्रुप ऑर्गेनाइजिंग उनके अंडर में था। तो शेखर बाबू से बात हो रही थी और शेखर बाबू पूरा एक्सप्लेनेशन दे रहे थे। तो फर्स्ट एक्सप्लेनेशन था कि 10 मई को हम यहाँ से सुबह निकलेंगे, हम इंटरमीडिएट कैंप पे जाएंगे, इंटरमीडिएट कैंप के बाद वहाँ पे नाइट स्टे होगा, फिर अर्ली मॉर्निंग पे एडवांस कैंप होगा, उसके बाद कैंप एडवांस कैंप एक दिन स्टे करेंगे, उसके बाद हम जाएंगे कैंप 1, फिर जाएंगे कैंप 2, फिर जाएंगे कैंप 3, फिर समिट एंड बैक टू बेस कैंप। तो पूरा 8 दिन का उन्होंने प्रोसीजर में करीबन 15 मिनट में उन्होंने खत्म कर दिया। ये पूरा मैं आपको पूरा समझाऊंगा कैसे क्लाइम होता है, कैसे होता है, क्या बेस कैम्प होता है, क्या एंट्री कैम्प होता है। आगे वाले जो स्लाइड्स है उसमें पूरा एक्सप्लेन करूंगा। और ये सब जब बातें कर रहे थे तो उन्होंने कुछ ऐसी बातें की कि जो मुझे फ्लैशबैक में जाने के लिए मजबूर कर दिया उसने। कुछ बोलते कि एक स्टेप पीछे लेने को भी मन कर दिया था मैंने उस समय पे। उन्होंने बोला कि अगर ऑन द वे अगर आपको कुछ हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो आई एम सॉरी। अगर आपका ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म हो गया ऑन द वे पे, तो आई एम सॉरी। अगर आप गिर गए, आपको फॉल हुआ है और आपको चोट लगी है, तो आई एम सॉरी। तो दैट वाज अ शॉकिंग स्टेटमेंट कि आई एम सॉरी का मतलब क्या हुआ है। तो उसका मतलब यही होता है कि अगर आपको कुछ भी हो जा रहा है माउंटेन पे, तो आप वापस नहीं आने वाले हो, और हमारी साइड से कोई सपोर्ट का एक्सपेक्टेशंस आप नहीं करोगे, उसका मतलब ये कहना हो रहा था। और वहां से मैं फिर टेंट में हम लोग सबको मीटिंग खत्म किया और टेंट में गए। और मैं वहां से मेरे फैमिली वाले के साथ बात कर रहा था, 9 तारीख की रात का समय था, और फैमिली मेंबर से बात कर रहा था, मम्मी से बात हुआ, डैडी से बात हुआ, व्हाट्सएप पे वीडियो कॉलिंग से बात हो रहा था। और बात करते करते लास्ट में वाइफ के साथ बात हो रहा था और मेरे आंख में पानी आना शुरू हो गया। तो वाइफ बोले, क्यों रो रहे हो, तुम्हारी जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट दिन कल से शुरू हो रहा है और आज तुम रो रहे हो। तो उस समय मैंने उसको वही बताया कि अभी मैं तुझे मिलूंगा नहीं मिलूंगा मुझे नहीं पता, अभी कहाँ पे हम जाएंगे पता नहीं मुझे, शायद ऐसा भी हो सकता है कि ये अपनी लास्ट बात भी होगी, अभी आगे क्या होने वाला है मुझे नहीं पता। शेखर बाबू ऐसे बता रहे थे कि सॉरी, कि कुछ भी हो गया तो आई एम सॉरी बोल दिया है उन्होंने। तो उन्होंने बोला कि कुछ नहीं, मिस वाइफ बता रही थी कि कुछ नहीं होगा, आप हिम्मत रखो, आप आराम से क्लाइम करोगे, मुझे आप पे पूरा विश्वास है, और आपने जिस हिसाब से मेहनत की है आप 100% सबमिट करके फिर वापस आओगे, मुझे पूरा विश्वास है। वो मुझे हिम्मत जुटा रही थी। और बात करते करते फिर मैंने उसको बोला, चलो लेट हो गया, कल सुबह मॉर्निंग में अर्ली वेकअप करना है, तो मैं सो जा रहा हूँ। सोते 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 पूरा यही विचार आ रहे थे दिमाग में कि कहाँ से ये मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, कैसे मैंने स्टार्ट किया। जैसे मैंने बताया कि अ, हाथ में बच्चा था, मेरे गोद में बच्चा था, उसको मैं खेल रहा था उसके साथ में, और उसी टाइम पे मेरे को बॉडी में चेंजेस दिख रहे हैं। और मैं 1 महीना ही हुआ होगा, और अचानक से मेरा टेम्परेचर बढ़ने लग गया, गुस्सा आने लग गया, छोटी छोटी बात पे इरिटेशन फॉर्म होने लग गए। ये सब सिम्टम्स दिख रहे थे मुझे, और मैं डॉक्टर के पास गया। और जब डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर से बात हुआ कि सर ऐसा ऐसा कुछ हो रहा है, मुझे चेक करिए, मेरे को गुस्सा बहुत ज्यादा आ रहा है, और ये मेरा नेचर के पूरा ऑपोजिट है, मैं कभी मेरे को गुस्सा आता नहीं है, और ये अचानक से गुस्सा क्यों आना शुरू हो गया। तो डॉक्टर ने बीपी टेस्ट किया, और बीपी टेस्ट करते ही बोला कि मैं तुरंत रिपोर्ट्स निकालने पड़ेगी अपने को, कुछ बॉडी में ज्यादा चेंजेस हुए ऐसा मुझे दिख रहा है। मैंने बोला चलो सर कोई दिक्कत नहीं है, करवा देते हैं। सब बॉडी के रिपोर्ट्स और सब निकाला, और फिर उन्होंने बोला कि मैं हाथ अपना स्ट्रेट रख। तो हाथ स्ट्रेट रखने के बाद मेरे हाथ में पूरा वाइब्रेशन आ रहा था, दोनों हाथ कांप रहे हो ऐसा वाइब्रेशन था। फिर बीपी भी उन्होंने देखा, तो बीपी बोला कि मेहुल बीपी तेरा हाई आ रहा है, साथ में डिप्रेशन भी दिख रहा है, अभी कोलेस्ट्रॉल और डायबिटीज के रिपोर्ट्स, ब्लड रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही पता चलेगा। तो शाम तक वो रिपोर्ट सब आ गए, और फिर देखा तो कोलेस्ट्रॉल मोर देन 450 था, डायबिटीज 3 मंथ्स का एवरेज 180 के अबाव था। तो जब डॉक्टर ने बोला कि एवरेज इतना डायबिटीज आ रहा है, तेरे को मेहुल गोलियां स्टार्ट करनी पड़ेगी। और तभी मैं सोच रहा हूँ कि मैं सिर्फ 32 ईयर्स ओल्ड हूँ, और अभी से ये सब बीमारी मेरे को स्टार्ट हो रही है। सो दैट इज नॉट फेयर, मेरे साथ ये ऐसा क्यों हुआ, और मेरी गलतियां क्या थी कि जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। मैं समझ ही नहीं पा रहा था, बहुत कंफ्यूज था उस समय पे।
और मैं घर पे आया और मम्मी डैडी से मेरा बात हुआ, तो घर पे इतनी मायूसी छा गई कि इतनी कम उम्र में अब ये बच्चा जिएगा तब तक ये गोलियां खा के जिएगा। सो ये जो चीजें थी ना मेरे को दिमाग में बहुत 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 ज्यादा परेशान कर रही थी कि अभी पूरी जिंदगी, अभी मैं कितने साल जीने वाला हूँ मुझे भी नहीं पता, पर हर दिन ये गोली के बिना मैं नहीं जीने वाला हूँ, ये बात तो साबित हो रही थी। और समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। और यही फोटो है, यही कंडीशन, एक तरफ मुझे दवाइयाँ दिख रही है, एक बाजू में ऐसे ही बैठा हुआ हूँ, सोच रहा हूँ कि क्या करूँ कैसे करूँ। और उस समय रात के समय ही था और एक सेंटेंस मेरे दिमाग में आया, और जो मैंने कहा, सेड नो टू मेडिसिन। दवाई तो मुझे लेनी नहीं है नहीं है नहीं है, बिना दवाई लिए ही मुझे ठीक होना है। और वेरी नेक्स्ट डे मैं सर के पास गया और सर से मैंने बोला कि सर, मुझे बिना दवाई मुझे ठीक होना है तो मैं कैसे हो पाता हूँ। बोले कि मेहुल मैं इतने सालों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, करीबन 40 ईयर्स मेरे प्रैक्टिस के साथ हुआ है, मैं 1 या 2% हो गए कि जिन्होंने बिना दवाई डायबिटीज को क्लियर किया हुआ, पर डिप्रेशन बीपी और ये सब करना तो थोड़ा टफ हो जाएगा, पर डायबिटीज तो मुझे नहीं लगता है कि प्योर हो पाएगा। मैंने बोला सर आप मेरे को सिर्फ बोलो कि मुझे करना क्या है, और मुझे दवाई नहीं लेनी है। हाँ, दवाई मैं इमरजेंसी केसेस के लिए मैं मेरे साथ में रख रहा हूँ कि भाई जिससे मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो। सर ने बोला कि एक ही है कि तू साइकिलिंग रनिंग या वॉक, तुझे जो स्पोर्ट्स पसंद है वो स्पोर्ट्स तू स्टार्ट कर। तो हो सकता है, पॉसिबिलिटी 1% की है, पर हो सकता है कि ये सारी बीमारी तेरी जा सकती है। लेट होप फॉर बेटर, ऐसा उन्होंने मुझे बोला। और तब मेरे दिमाग में एक चीज हुई कि मेहुल तुझे बचपन से साइकिल बहुत पसंद थी, मैं सब्जी मीन्स घर में जितना भी कुछ तू भी सामान लेने जाना था तो मैं पर्सनली जाता था, क्यों तो मुझे साइकिल चलाने को मिलती है। तो मुझे बचपन से साइकिलिंग बहुत पसंद थी। और सर से मैं वापस आया और तभी मेरा ये जो है, जैसे उन्होंने अभी बताया कि पैशन, तो मुझे मेरा पैशन कब मिला तो मैं भी आपको आगे बताऊंगा। तो साइकिलिंग एक चीज था कि जहां से मेरी ये शुरुआत हुई स्पोर्ट्स के अंदर आते। मेरा अगर स्पोर्ट्स रिलेटेड बैकग्राउंड बताऊं तो दैट इज अ बिग जीरो। मैंने कभी भी कोई भी रेस में पार्ट नहीं लिया, कहाँ पे भी कुछ जीता नहीं। लोअर केजी में था तब वो जलेबी की रेस थी, जलेबी मुझे बहुत पसंद थी, इसलिए बहुत स्पीड से भाग के वो जलेबी खाने के लिए मैं गया था और वो रेस में मैं जीता हूँ। वो भी LKG की बात है, उसके बाद आज तक मैं कभी स्पोर्ट्स में कभी भी कुछ जीता हुआ नहीं हूँ। और अचानक से पूरा एक स्ट्रीम लाइन से दूसरी स्ट्रीम में जाना है, तो दैट वाज मोर 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 क्वाइट डिफिकल्ट और काफी चेंजेस चाहिए थे मुझे मेरे लिए। तो यहाँ से शुरुआत हुई मेरी स्पोर्ट्स कैरियर की। और आफ्टर 3 मंथ्स, जब मैं 3 महीने हो गए, तो ऐसे कहा जाता है कि पूरा बॉडी का ब्लड का पूरा रिपोर्ट अगर देखना है, पूरा बॉडी चेंजेस होते तो 3 मंथ्स के बाद होता है। तो 3 महीने के बाद मैं सर के पास गया और सर अपने चेयर पे से खड़े हो गए थे। और सर तब मेरे को ये बता रहे थे कि मेहुल तूने क्या किया है मुझे समझना है। बोला सर क्या हुआ, रिपोर्ट अच्छे नहीं है, कि बीपी तेरा एकदम फाइन एंड नॉर्मल है, और अभी बाकी के रिपोर्ट्स देख लेते हैं। और तुरंत देखते हैं, और मेरे उन्होंने हाथ देके बोले हाथ स्ट्रेट रख। तो हाथ में वाइब्रेशन काफी हद तक कम हो गया था पर वो काफी कम था जो कंपैरिजन टू फर्स्ट टाइम पे था। ब्लड के रिपोर्ट निकाले और कोलेस्ट्रॉल देखा तो 270 280 तक आ गया। डायबिटीज का एवरेज देखा 140 150 के आसपास आ गया। और सर ने पूछा कि क्या किया तूने, मैंने बोला सर साइकिलिंग स्टार्ट किया, सुबह साइकिलिंग कर रहा था, रात को वॉक कर रहा था, और ब्रिक्स वॉक कहते हैं जो फास्ट अपन जो वॉक करते हैं वो कर रहा था। ऐसे करते करते ये 3 महीने मैंने निकाले और करीबन 4 to 5 kg का मेरा वेट लॉस भी हुआ है 3 महीनों में। सर ने बोला कि कंटिन्यू कर, मुझे ऐसा लग रहा है कि 2-3 महीने में तेरा ये पूरे रिपोर्ट पॉजिटिव की तरफ हो जाएगा, और जो मैं 1% बोल रहा था तो वो 1% में तू आ जाएगा अभी। मैं इतना खुश हो गया उस समय, और मैंने कहा चलो बढ़िया बात है, बहुत अच्छा हुआ। और मैं वहां से कैबिन से निकला, और उसी समय डॉक्टर दीपक लेवाय जो मेरे शॉप के एकदम आगे ही उनका क्लिनिक है, और उन्होंने मुझे बताया कि मेहुल हम एक ट्रैक के लिए जा रहे हैं, अगर तू इंटरेस्ट है तो आ जा हमारे साथ में। तो मेरा फर्स्ट लाइफ का ट्रैक, मैंने कभी ट्रैकिंग किया नहीं, बच छोटा था तो नासिक में था, तो आजू बाजू के माउंटेन्स पे ऐसे दोस्तों के साथ साइकिल लेके चले जाते थे, क्लाइंब करके आ जाते थे। ट्रैक शब्द क्या था वो मुझे पता भी नहीं था। उन्होंने मुझे ट्रैकिंग के लिए माउंट आबू लेके गए, और नीचे भेरू तारक से हम ऊपर गुरु शिखर तक गए। और उसी समय पे सब बातें होने शुरू हुई रिलेटेड टू माउंटेनियरिंग, फिर एवरेस्ट के बारे में बातें कर रहे थे और ये सब कर रहे थे। और उसी समय जब ये बातें हो रही थी और एवरेस्ट की बात हुई, मैं नीचे ट्रैक से आ रहा था, मेरे दिमाग में पूरा टाइम
पूरा समय एक ही बात हो रही थी, मैं तू छोटा था तब तू एवरेस्ट की बातें कर रहा था, तुझे एवरेस्ट क्लाइम करना था, तो एवरेस्ट की लिए इतना सब हो रहा था, तो तू क्यों नहीं एवरेस्ट के लिए ट्राई कर लेता है। और ये सब बातें करते 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 हम मैं रिटर्न आया, और मैं बहुत एक्साइटेड था, और घर पे आया। घर पे मम्मी डैडी सब बैठे थे, और वो ट्रैक का पूछने के लिए रखे हुए थे कि इसको इतना खुश दिख रहा है, कुछ तो हुआ है जिसको उससे बहुत ज्यादा मजा आया हुआ है। तो उसी समय मैंने पापा को बैठे थे खाना खाने के लिए डाइनिंग टेबल पे, मम्मी टीवी के जिस हॉल में बैठे थे, और वाइफ पीछे किचन में खाना बना रही थी। बच्चे काफी छोटे थे, उनको तो कुछ पता ही नहीं था, और लड़का तो जस्ट बॉर्न था, उसे तो समझ भी नहीं आ रहा था कि पापा क्या बात कर रहे होंगे। और उसी समय मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी, मुझे माउंट एवरेस्ट क्लाइम करना है। तो फर्स्ट रिएक्शन ऑफ माय डैड वाज कि गांडो थी गयो છે, एवरेस्ट क्या है तने खबर से। दैट वाज द लाइन, तो पागल हो गया, तुझे पता है एवरेस्ट कहाँ है। और मम्मी हॉल से जोर से चिल्ला के बोली, वो जहां पे भी हो, मेरे बच्चे ने बोला है तो वो एवरेस्ट क्लाइम कर ही लेगा। द फर्स्ट बूस्ट मुझे मिला है तो मेरी माँ से, क्योंकि उन्हें पता है कि जब मैं छोटा था, और जब मैंने मम्मी को जाके बोला था कि ये बच्चे, मेरे फ्रेंड्स सब हंस रहे थे, तभी मम्मी को पता था कि ये बच्चा एक ना एक दिन एवरेस्ट क्लाइम करेगा। और तब जब ये उन्होंने बोला, मम्मी को मैंने बताया कि मम्मी तूने कैसे एकदम से बोला, तुझे तो पता भी नहीं। मेरी मम्मी 7th स्टैंडर्ड तक ही पढ़ी हुई है, तो उन्होंने पढ़ाई भी इतनी कुछ की नहीं, उनको तो पता भी नहीं कि एवरेस्ट कहाँ पे आया, क्या है उसकी हाइट है, कहाँ पे है, कैसे एवरेस्ट होता है, कैसे क्लाइम होता है, उन्हें कुछ नहीं पता था। पर उन्होंने एक चीज मेरे को बताई कि बेटा मुझे एक पता है कि तेरा आत्मविश्वास बहुत स्ट्रांग है, तू एक बार कुछ चीज को ठान लेता है ना, वो कर लेता है। सो दैट वाज माय बेस्ट स्ट्रांग पॉजिटिव पॉइंट। दूसरा कि तेरा मेंटल स्ट्रेंथ बहुत अच्छा है, तू मेंटली कभी भी हार नहीं मान लेता है, तो ये तेरे पास बहुत अच्छे पॉइंट है। उसके बेस पे ही मैंने तुझे ये बताया, और उसी चीज को मैंने स्टार्ट किया, और द वेरी नेक्स्ट डे मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ था माउंट एवरेस्ट के लिए। सो माउंट एवरेस्ट, एक बंदा जो अभी जस्ट बीमारी से सेड नो टू मेडिसिन से खड़ा हुआ है, और वो एवरेस्ट की बातें कर रहा है। एवरेस्ट का टोटल एक्सपेंस शायद आपको पता भी होगा, और किन्हीं लोगों को पता नहीं भी होगा, ऑलमोस्ट 40 lakhs है। तो फर्स्ट बिगेस्ट चैलेंज मेरे लिए था कि भाई 40 लाख रुपए इकट्ठे करने, एक मिडिल क्लास फैमिली के बंदे को, जिसको खुद का पैशन, खुद का ड्रीम कंप्लीट करने के लिए, तो वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल की तरफ था। फिर सेकंड था कि फिजिकल फिटनेस, एवरेस्ट जाना है, उसके लिए किस तरह की, किस टाइप की ट्रेनिंग चाहिए होगी, कितनी फिटनेस लेवल होनी चाहिए, वो भी उतना ही बड़ा चैलेंज था। अब पूरा बिजनेस मैं अकेला संभाल रहा हूँ, बड़े भैया यूएस चले गए हुए हैं, तो सुबह 9 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक मुझे बिजनेस करना है, उसमें से भी टाइम निकालना है। सो द बिगेस्ट चैलेंज था टाइम। अभी तीन ये ऐसी चीज है कि ये चक्रव्यूह है, जिसमें से अपन सब कहाँ पे भी नहीं निकल पाते हैं। अगर आप अपनी खुद की लाइफ में भी एक बार अगर देख लोगे, तो आपको भी यही बोलोगे कि यार कैसे निकलना है। पैसे भी नहीं है एवरेस्ट के लिए जाना है, सेकंड टाइम नहीं है, दुकान में से टाइम कैसे निकालूंगा, थर्ड इतना फिटनेस लेवल भी नहीं है कि एवरेस्ट क्लाइम करना है। तो द फर्स्ट स्टेप मैंने उसको डिवाइड किया स्टेप्स के अंदर, कि पैसे कब चाहिए, जब एवरेस्ट को क्लाइम करना होगा उस समय। तो ये लास्ट प्रायोरिटी पे आया। तो मेरे प्राइमरी गोल्स प्रायोरिटी के बेस पे किया। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग था टाइम मैनेजमेंट, और दूसरा था कि मेरा फिटनेस। टाइम मैनेजमेंट में मैंने सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज किया कि डिक्लेरेशन किया कि मैं 2016 में माउंट एवरेस्ट क्लाइम करने जा रहा हूँ। अभी 2013 स्टार्ट है, 2013 से 3 साल तक मेरा गोल होगा कि एवरेस्ट के लिए मुझे जाना है, और उसी समय में मुझे कैसे करना है। सो एवरेस्ट का सबसे इंपॉर्टेंट मेरा रोल था कि मेरा प्लानिंग। इतने साल से बिजनेस कर रहा हूँ, एट द एज ऑफ 17 मैंने बिजनेस स्टार्ट कर दिया था, तो लेके अभी 32 का एज हुआ था, इतने साल का एक्सपीरियंस था। तो टाइम मैनेजमेंट, बिजनेस का सबका एक्सपीरियंस काफी अच्छा था। तो वो टाइम मैनेजमेंट का पूरा प्लानिंग मैंने किया। और मेरे जो स्टाफ मेंबर्स थे, जो शॉप के मेंबर्स थे, जो मेरे यहाँ पे काम कर रहे हैं, उनको सबको साथ में बैठाया, उनके साथ मैंने एक मीटिंग किया। और मीटिंग में उनको मैंने बताया कि मेरा ये गोल है, ये मेरा ड्रीम है कि मुझे माउंट एवरेस्ट क्लाइम करना है, तो मुझे आपके साइड से मदद की जरूरत पड़ेगी। शायद ऐसा हो सकता है कि मैं आपको रिस्पॉन्स ना दे पाऊँ। जितनी भी जहां भी बाधाएं आने वाली थी, वो सभी चीजों को मैंने एक पेज और पेपर पे लिखा, कि अगर मैं ये चीजें कर रहा हूँ तो मुझे कहाँ कहाँ कौन सी तकलीफें होने वाली है। ये सब पॉइंट आउट होने के बाद, मैंने डिक्लेरेशन करने के बाद, मैंने उसके ऊपर प्रोसेस का काम स्टार्ट किया।
और द मिरेकल एक दिन में नहीं होता है, ऐसे हो ही नहीं सकता कि एक दिन में सब कुछ हो जाएगा, इट टेक टाइम। तो मुझे एवरेस्ट क्लाइम करने के लिए 5 साल लगे थे। तो जब ये सब प्रोसेस होता है कि तो सबसे इम्पोर्टेंट प्रोसेस था मेरे लिए मेरा फिटनेस, जो सबसे प्रायोरिटी पे था। तो फर्स्ट था मेरा साइकिलिंग। काफी सारे मैंने साइकिलिंग के उसमें किया हुआ है। और देखने जाते हैं तो मेरे साइकिलिंग कैरियर में जो मेरा पैशन है, सो मुझे सबसे अच्छा लगता है, तो मुझे साइकिलिंग करना अच्छा लगता है। जब सामने से ठंडी ठंडी हवा लगती है फेस पे, और पक्षियों को मैं देखता हूँ जब मेरे साइड से वो फ्लाई कर रहे हैं, अच्छी अच्छी जगह पे मैं एक्सप्लोर कर सकता हूँ, ग्रीनरी देख सकता हूँ, तो मुझे साइकिलिंग बहुत 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 ज्यादा पसंद है। साइकिलिंग में मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है 2 इंटरनेशनल इवेंट्स में। एक ये है जो आप फोटो देख रहे हैं, पेरिस ब्रेस्ट पेरिस। और इस साइकिलिंग के अंदर 89 आवर्स 6 मिनट 4 सेकेंड, जहाँ पे आप नीचे देख रहे हो फिनिशर, तो 89 आवर्स नॉन स्टॉप साइकिलिंग किया हुआ मैंने, जिसमें 1200 किलोमीटर साइकिलिंग किया है। और जिसमें ऑलमोस्ट 12,000 फीट का एलिवेशन था। मीन्स एलिवेशन गेन और लॉस होते रहता है, उस हिसाब से उसको टोटल एक्यूमुलेट करके उसका एलिवेशन होता है। तो वो मैंने 89 आवर्स में फिनिश किया हुआ है। मैं इससे काफी ज्यादा साइकिलिंग है, तकरीबन 1.5 लाख के ऊपर मैंने साइकिलिंग किया हुआ है आज अभी तक का। और 2 टाइम मैंने 1200 किलोमीटर किया है, 89 आवर्स 6 मिनट्स का जो मेरा बेस्ट टाइमिंग है। फिर 2 टाइम्स मैंने 1000 किलोमीटर साइकिलिंग किया है, जिसमें सबसे बेस्ट टाइमिंग है 57 आवर्स 20 मिनट्स। ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब ये 1000 किलोमीटर की साइकिलिंग हो रही थी बड़ौदा से लोनावला और लोनावला से बैक, और ये 57 घंटे 20 मिनट में मेरी नींद सिर्फ 20 मिनट्स की है। 57 आवर्स मैं नॉन स्टॉप साइकिलिंग किया हुआ है। उसमें मेरा खाने का ब्रेक, रुकने का ब्रेक, सभी टाइमिंग इंक्लूड हो जाता है। और 57 आवर्स में मैंने 1000 किलोमीटर साइकिलिंग किया। फिर 7 टाइम्स 600 किलोमीटर्स, 7 टाइम्स 400 किलोमीटर्स, 9 टाइम 300 किलोमीटर्स, 12 टाइम 200 किलोमीटर्स। ये मेरा पूरा साइकिलिंग का हुआ। अभी जब माउंटेनियरिंग के लिए जा रहे हैं तो सभी तरह की फिटनेस की होनी चाहिए। जैसे रनिंग है, साइकिलिंग है, माउंटेनियरिंग स्किल्स है। तो हर क्षेत्र में आपको टॉप पे ही रहना है। और आप खुद को कैसे जज कर पाओगे कि आप एवरेस्ट के लिए फिट हो? तो हम क्या करते थे कि हम जो मीन्स जब भी कोई ट्रेनिंग करने के लिए जाना है, तो एक उसका लिमिटेशन होता है, तो हम इवेंट में पार्टिसिपेशन करते हैं, जिसमें हम हमारा मेंटल स्ट्रेंथ देख रहे हैं, साथ में हमारा फिजिकल स्ट्रेंथ देख रहे हैं, और उसके साथ में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा वीकनेसेस। हम कौन से एरिया में कहाँ पे हम वीक हो रहे हैं, उसका भी हम उसको साथ में जज कर रहे हैं, और वो एरिया में वो सेशन में हमें इम्प्रूवमेंट करना होता है। इसलिए हम इवेंट के अंदर पार्टिसिपेशन कर रहे थे। तो ये रनिंग के है, मैंने 2 टाइम 100 किलोमीटर के रन किए हुए। ये जो फोटो दिख रहा है वो रन द रन का है, धोलावीरा, जो अपने कच्छ में आता है। फिर फुल मैराथन रन किए हुए हैं, 50 किलोमीटर का एक रन किया हुआ है। फिर 12 आवर्स के रन किए हुए हैं, 33 किलोमीटर के ट्रेल रन किए हुए हैं, 76 हाफ मैराथन किए अभी। और अभी भी ये काउंटिंग चालू है। अभी आता है माउंटेनियरिंग में। सो माउंट एवरेस्ट, जो वर्ल्ड का सबसे टॉप है, उसे क्लाइम किया हुआ है। माउंट सतोपंथ, माउंट भगीरथी 2, माउंट स्टॉक कांगरी, माउंट थेलू, माउंट एल्ब्रुस। कुल टोटल मैंने ये 6 पीक्स क्लाइम किए हुए हैं। अभी माउंट सतोपंथ और माउंट थेलू जो सेकंड नंबर का है और लास्ट से सेकंड वाला है, उसमें मेरा रिकॉर्ड है। हमारे साथ में और 2 बंदे भी थे जो क्लाइंबर्स थे। हम 2017 में माउंट सतोपंथ और थेलू का समिट किया हुआ था। और वी वर द फर्स्ट 3 इंडियंस कि जिन्होंने एक ही महीने के अंदर, सिंगल मंथ के अंदर ही हमने ये दोनों पीक क्लाइम किए हुए थे। और जब ये हमने क्लाइम किया, दैट वाज द टाइम कि उस समय कंफर्म हो गया कि मैं एवरेस्ट के लिए अभी फिट एंड फाइनल हूँ, और मुझे कभी भी दिक्कत होने वाली नहीं है। ये ऐसे 2 पॉइंट थे कि जहाँ पे मुझे मेरा लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस काफी 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 हद तक बढ़ गया था। और माउंट सतोपंथ है कि जब मैं बेसिक कोर्स ऑफ माउंटेनियरिंग कर रहा था नीम के अंदर, तब उस समय हमको कहा गया था कि माउंट सतोपंथ इज प्री एवरेस्ट क्लाइम। अगर माउंट सतोपंथ क्लाइम कर रहे हो आप, और अगर आपका समिट हो जा रहा है, तो आप एवरेस्ट के लिए रेडी हो।
सो दैट वाज द टाइम 2017 कि जब मुझे पता चला कि मैं एवरेस्ट के लिए रेडी हूँ। उसके पहले मैंने माउंट भगीरथी 2 किया था। उसके बाद में स्टॉक कांगरी, माउंट एल्ब्रूस जो रशिया में है, यूरोप में, दैट वाज माय फर्स्ट क्लाइंब 2015 में। सो ये पूरा एक प्रोसेस था कि जो मैंने पूरा फॉलो किया। जैसे कि अपन फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके 10th की एग्जाम देनी हो तो अपन लोअर केजी, हायर केजी, फिर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पूरी पढ़ाई करके 10th की एग्जाम देते हैं। वैसे ही एवरेस्ट का था कि डायरेक्ट एवरेस्ट पे मुझे नहीं जाना है। 8,848 मीटर पे मुझे नहीं जाना है डायरेक्ट। मुझे पहले एक है कि बेबी स्टेप भरना है, तो वो था बेसिक कोर्स ऑफ माउंटेनियरिंग। बेबी स्टेप भरने के बाद मुझे था कि भाई एक 5,000 के अबव का पीक क्लाइंब करना है, दैट वाज माउंट एल्ब्रूस। देन थर्ड वन था मेरा माउंट स्टॉक कांगरी। फिर था माउंट भगीरथी 2 जो 6,200 मीटर पे था। फिर आता था माउंट सतोपन जो 7,000 मीटर अप था, 7,073 मीटर्स। माउंट थेलू था 6,000 मीटर। तो इस तरीके से मैं धीरे 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 7,000 मीटर के पीक तक चला गया। मेरी बॉडी के साथ में रिएक्ट क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, पूरा उसका स्टडी किया। और स्टडी करने के बाद मैं माउंट एवरेस्ट के लिए रेडी हुआ था। और हर ये पीक के अंदर जब भी मैं क्लाइंब करने जा रहा था, तो एक रिटर्न आने के बाद एक नोट्स मेरे तैयार होते थे कि मुझे ये पीक क्लाइंब करते समय क्या क्या दिक्कतें हुई। फिर मैं घर पे आता था, यहाँ पे आके बैठ के रिसर्च करता था कि मुझे क्या प्रॉब्लम हुआ और बाकी सब माउंटेनियर्स को कैसे ये जगह पे प्रॉब्लम हुआ, उन्होंने कैसे ओवरकम किया। और उनकी पूरी स्टडी के बेस पे मैंने एवरेस्ट की तैयारी की थी। कि समझो कि माउंट भगीरथी 2 में क्लाइंब करने जा रहा था और अचानक से मेरा पानी खत्म हुआ। सो मेरा पानी का कैलकुलेशन होना चाहिए कि इतने घंटे में मुझे इतना पानी पीना है, इतने घंटे के बाद मुझे इतना पानी पीना है, उसका कैलकुलेशन करके ही माउंटेन पे जाना चाहिए। समझो कि एक बोतल की रिक्वायरमेंट यानी 1 लीटर की आपकी रिक्वायरमेंट है, तो 1 लीटर प्लस 300 ml फॉर इमरजेंसी। तो मेरे को 1300 ml पानी लेके जाना था, उसकी जगह पे मैं सिर्फ 800 ml की छोटी बोतल लेके गया था। क्यों? तो वजन को सेव करने के लिए। सो दैट वाज माय मिस्टेक। तो ये कैलकुलेशन का जो है वो मुझे मिला मेरे जो पहले वाले जो माउंटेनियर्स हैं वो जाके आए, उनको भी ये फेसेस हुआ, उन्होंने कैसे कवर किया, तो ये सब है उसका स्टडी होता है। तो वैसे ही मैंने सब लोगों का फेलियर्स देखा कि भाई एवरेस्ट पे कैसे लोग फेल होते हैं, किस वजह से फेल होते हैं। उनकी स्टडीज करने के बाद मैंने मेरी खुद की स्टडीज, और वो सब मैंने इसी माउंटेन्स पे अप्लाई किया। तो ये सभी चीजों करने के बाद फिर मैं एवरेस्ट के लिए रेडी हो रहा था। और ये हमेशा मैंने देखा हुआ है कि लोग है ना, दो तरीके से अपने को देखते हैं। ये आइसबर्ग की इमेज है। जो ऊपर से खड़ा है बहुत सुंदर दिख रहा है, सबको ऐसा लग रहा है कि पानी में ऊपर खड़ा है कितना अच्छा है, पर वो नीचे से कितना गहरा है वो किसी को नहीं पता है। तो ये गहराई मापने की जरूरत है अपने आप को। और ये गहराई जिस दिन आप अपने आप को माप लेते हो, तो मैं डेफिनेटली बताऊंगा कि ये आप कौन सा भी शिखर क्लाइंब कर सकते हो। तो ये चीज है कि लोग क्या देखते हैं और एक्चुअल में क्या होता है। जो पीपल ऑलवेज सी सक्सेस, आपका जो सक्सेस है वही देखेंगे, पर वो वहां तक पहुंचने के लिए आपने क्या दिक्कतें उठाई है, क्या प्रॉब्लम से फेस किया है, खुद को कैसे बदला हुआ है, वो सब चीजें लोग काफी टाइम नजरअंदाज करते हैं। जैसे कि हार्डवर्क, मैं माउंटेनियरिंग में मैंने जितना हार्डवर्क किया है उतना किसी ने नहीं किया होगा, या जिसने माउंटेनियरिंग किया होगा उन्हीं को पता है कि कितना हार्डवर्क की जरूरत है। ये मंजिल ऐसे ही नहीं मिलती है। डेडिकेशन की बहुत 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 ज्यादा जरूरत है। डिसिप्लिन के बिना तो एवरेज के आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। डिटर्मिनेशन, करेज, परसिस्टेंस, पैशन। और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था मेरे लिए कि जो पीपल मीन्स आज की तारीख में भी, अगर मैं मेरी एवरेस्ट की सारी बातें करता हूँ, ये ऊपर वाली सभी चीजें आपने सभी जगह से सुनी होगी, काफी सारे मोटिवेशनल वीडियोस में आपने देखा होगा कि मेहनत करनी चाहिए, डेडिकेशन करना चाहिए, डिटर्मिनेशन चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए, करेज चाहिए, ये पैशन होना चाहिए, कोई भी काम करो उसमें फुल पैशन से काम करो, ये सब कुछ सुना होगा। पर ये चीज शायद किसी के साथ में आपने सुनी नहीं सुनी, आई एम नॉट श्योर, पर मुझे इतना पता है। अरुण भाई, अ, अपनी स्क्रीन थोड़ी सी ऊपर से कट रही है। सो फुल स्क्रीन में वो ऊपर मेनू सॉरी। बार आ गया है।
मुझे 2 से 5 मिनट लगेंगे। नो वरीज मेहुल भाई, आप अपनी बात शुरू रख सकते हैं वो काम के साथ, हमें तो वही मजा आ रहा है। अ, वैसे मुझे बड़ा मजा आ रहा था, मैं तो वो स्क्रीन को भी चला लेता, लेकिन पीछे मैसेज आ रहे श्योर थे तो श्योर। हाँ, मुझसे आई उतनी कैन कट जाती तो भी दिक्कत नहीं था, बस आई एम एंजॉइंग। श्योर श्योर, जस्ट अ मिनट, मैं आ जाऊंगा। मैं वही देख रहा हूँ कि ये अभी तो आ गया है, बस स्क्रीन शेयरिंग का मैं ऑप्शन ढूंढ रहा हूँ कि वो मुझे दिख नहीं रहा है। नीचे डाउन डाउन ओके, स्लाइड साइड डाउन। में, या फोर्थ नंबर का ऑप्शन है स्क्रीन शेयर। हाँ, पर जो ऊपर स्क्रीन पे मुझे दिखना चाहिए वो नहीं दिख रहा है। दैट्स व्हाई। जस्ट अ सेकेंड। ओके, स्क्रीन शेयर। सो आई एम रियली सॉरी। नो वरीज, नो वरीज, फाइन या विद मी। ऑडियंस को वो नहीं होना चाहिए, बस दैट्स इट। यस, अभी ये जो स्क्रीन ऊपर दिख रही परफेक्ट, है, परफेक्ट है। अभी ऊपर दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, आप जो नहीं नहीं बता नहीं रहे नहीं, थे? नहीं नहीं, अभी कुछ नहीं है। अभी कुछ नहीं है। या ओके। ओके, सॉरी, थोड़ा दिक्कत हुआ ड्यू टू, मुझे टेक्निकली साउंड इतना नहीं हूँ मैं, तो थोड़ा मैं भी सीख रहा हूँ, इसी वजह से थोड़ा टाइम लग गया। सो गेट बैक टू द पॉइंट कि आपने सभी जगह पे सब चीजें सुनी होगी, पर ये एक रिजेक्शन वाला जो मेरा कॉलम है, वो बहुत कम लोगों को पता है। जो मेरे साथ एसोसिएट हुए थे, जो मैंने फर्स्ट वीक आपको दिखाया कि ये लोग सब मुझे सी ऑफ करने के लिए आए थे, उनमें काफी हद तक लोगों को पता है कि मैंने इतना सारा अचीवमेंट लिया मेरे लाइफ के अंदर, इतना सारा साइकिलिंग किया, इतने सारे मैराथन्स रन किए, ये सब कुछ किया, इंडिया को भी रिप्रेजेंट किया, इंडिया का भी नाम रोशन किया, सब करने के बाद मैंने मेरा एक ब्रोशर बनाया। और मैंने ब्रोशर के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड था मेरा ड्रीम, कि मेरा सपना है कि मुझे माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करना है। ऐसे आपके भी ड्रीम्स होंगे कि किसी ना आपको उस ड्रीम को कंप्लीट करने के लिए किसी ना किसी ने आपको मदद की होगी। तो वो मदद के हिसाब से मुझे आप थोड़ी मदद कर लो कि जिसकी वजह से मैं एवरेस्ट क्लाइम कर पाऊँ। मुझे अभी जहाँ पे मैं रुका हुआ हूँ कि मुझे 40 लाख इकट्ठे करने हैं। टोटल बजट एवरेस्ट का 38 लाख आया था मेरा, तो मुझे 38 लाख रुपीज चाहिए है। तो आप इतनी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनीज हो, आपका इतना बड़ा करोड़ों का टर्नओवर है, उसमें मुझे छोटी से छोटी अमाउंट चाहिए कि जिससे एक बंदा उसका ड्रीम कंप्लीट कर सके। तो इतना सब अचीव करने के बाद अगर कोई किसी के पास जाता है, तो बट नेचुरल है कि वो बंदा उससे इम्प्रेस होगा और पैसे देगा। और मैं वही उम्मीद के साथ सभी के पास गया था। मैं करीबन 120 लोगों के पास गया, और जब उनके पास जा रहा था, तो लिस्ट बनाई, हर रोज को मैं 3 3 4 4 बंदों को मिल रहा हूँ। हिम्मत नगर से अहमदाबाद कार लेके जा रहा हूँ, ट्रेनिंग भी मुझे करनी है, साथ साथ में इनको मिलना भी है, और मिलने के बाद वापस रिटर्न भी आना है, और वापस गेट बैक टू वर्क भी करना है। तो ये पूरा एक प्रोसेस चल रहा था। और जब मैं उनके पास जा रहा था, अभी मैच कम, 6 महीने का भी टाइम कम था मेरे पास, और 38 लाख रुपए इकट्ठे करने थे, जो सबसे लास्ट और बिगेस्ट चैलेंज थी। मैंने बताया कि मेरे पास 3 सबसे बड़ी चैलेंजेस थी। एक था मेरा फिटनेस लेवल मुझे करना था, टाइम मैनेजमेंट का करना था, वो मैं सब कंप्लीट करके अभी मेरा लास्ट फाइनल स्टेप पे पहुंचा। मुझे पैसे इकट्ठे करने हैं। और जब मैं मेरे दोस्तों जब भी इनके पास कॉर्पोरेटरों के पास जा रहा था, और उनको मैं ये मेरा सब पूरा प्लान बता रहा था, मेरा ये प्रोजेक्ट, तो बट नेचुरल है, ये आज का वर्ल्ड है कि गिव एंड टेक पॉलिसीज चलती है। कॉर्पोरेट में तो बहुत हद तक है। तभी भी मैं हर बार सभी ऑडियंस को मैं पूछता हूँ कि आप अगर इतना सारा अचीव करके किसी के पास जा रहे हो, कोई कॉर्पोरेट ऑफिस में जा रहे हो, तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट कि वो कितना फंड करेंगे आपको। तो हमेशा ऑडियंस से मुझे यही रिप्लाई मिलता है कि सर 5 लाख तो मिल गए होंगे, 10 लाख मिले होंगे, 20 लाख, शायद फुल स्पॉन्सरशिप मिल गई होगी आपको। तो मेरा हमेशा उनके सामने एक बार देख के मैं हमेशा एक छोटी सी स्माइल करता हूँ
कि आपकी सब प्रेडिक्शन सब सही है, मैं भी यही प्रेडिक्शन के साथ में मैं उस समय गया था, और वो प्रेडिक्शंस पूरे के पूरे ऑपोजिट हुए थे। सो आफ्टर 120 लोगों को मिलने के बाद मेरा कलेक्शन था जीरो, नॉट अ सिंगल रुपी मुझे मिले थे। इतना सारा सब कुछ करने के बाद भी आपको अगर कोई पैसा ही नहीं दे रहा है, जिसकी बदौलत पर आपको एवरेस्ट क्लाइम करना है, बिना पैसे तो मैं एवरेस्ट जा ही नहीं पाने वाला था, वो तो श्योर था। फिर हुआ क्या कि मैं घर पे आया और पापा को बोला कि सर पापा अभी 2-3 महीने ही बाकी है, और मुझे नहीं लगता है, December 30 मेरा लास्ट डेट था कलेक्शन का। और मैंने बोला कि पापा वो मुझे मैनेज होगा, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है, और ये अगर मैनेज नहीं होगा तो मैं एवरेस्ट नहीं कर पाऊंगा, दैट प्रीटी श्योर है। पापा बोले कि मेहुल सब रास्ते निकलते हैं, तुझ पे खुद पे विश्वास रख और ऊपर वाले पे विश्वास रख, कुछ ना कुछ होगा, कुछ मिरेकल होगा, कुछ ना कुछ तो होगा कि जहां से तेरे को पैसे की एडजस्टमेंट हो जाएगा। तू निराश होकर प्रोजेक्ट को ड्रॉप मत कर, तू ना मत बोले प्रोजेक्ट को। तो मैंने बोला कि कोई बात नहीं पापा, जैसे आप कहते हो वैसा। फिर सुबह क्या हुआ मुझे पता नहीं, पर मेरे 2-3 दोस्त हैं, उनको मैंने ग्रुप में डाला कि यार ऐसा ऐसा हुआ, मैंने इतने लोगों को मिला, और आपने जितने भी कॉन्टेक्ट दिए उन सब कॉन्टेक्ट्स को भी मिला, और कुछ फंडिंग ही नहीं हो रहा है, पता नहीं क्या करूं मैं अभी। तो केटो ORG करके एक वेबसाइट है, वहां पे मैंने फंडिंग के लिए फिर पूरा एक तरह बनाया और उस पर डाला। और जैसे ही मैंने फेसबुक पे, मेरे फ्रेंड सर्कल्स पे, मेरे ग्रुप्स को, सबको ये बातें पता चलने लग गई कि मेहुल को पैसे की जरूरत है और उसका ड्रीम पैसों की वजह से अटक रहा है। मैं 7 से 8 दिन के अंदर 15 lakhs का कलेक्शन कलेक्ट हो गया मेरे पास, एंड दैट वाज एन मिरेकल। जो पापा वर्ड बोल के गए कि कुछ ना कुछ तो होगा, ये दिख के आया। दैट इज द पावर ऑफ फ्रेंडशिप। मैंने ये आज तक कभी सोचा नहीं था। उसमें कुछ तो ऐसे दोस्त थे कि वो जो ग्रुप में घूमने जाने वाले थे, और उनको पता चला कि मेहुल को पैसे की जरूरत है, वो पूरा का पूरा फंड मुझे दे दिया उन्होंने कि घूमने तो हम अगले साल भी चले जाएंगे, पर तेरा एवरेस्ट अगले साल नहीं आने वाला। तो दैट इज द पावर ऑफ फ्रेंडशिप। और ये सब कंप्लीट करते 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 फैब महीना हो गया। अभी वो जो स्टार्टिंग में पैसे आए, फिर कैसा हो रहा कि 2,000, 5,000, 10,000, ऐसे करते करते पैसे आ रहे थे, पर वो जो 38 lakhs है, वहां तक तो फिगर जा ही नहीं रही थी। मैंने बोला पापा, शॉप में से, बिजनेस में से मैं इतने पैसे निकाल सकता हूँ। तो करीबन 8-1 लाख रुपए का दूसरा जुगाड़ जो बोलते हैं, सेटिंग जो बोलते हैं, वो 8-1 लाख का रुपए मेरे पास हो रहा था। पर तभी भी 15 लाख तो मैं माइनस में ही था। मैंने पापा को बोला कि पापा अभी मुझसे नहीं होगा। तो फरवरी महीना था, और पापा को मैंने बोला कि पापा सॉरी, मुझे नहीं लगता है कि अभी एवरेस्ट होगा। मेरे जितने भी फ्रेंड्स से मैंने को सपोर्ट किया है, उनको मैं पैसे वापस करने का सोच रहा हूँ। और करीब कॉन्स्टेंटली, सॉरी, एजेंसी से भी कॉल्स आ रहे थे, वो भी बता रहे थे कि यार टाइम अप हो गया है, पैसे की आपकी रिक्वायरमेंट है, आपको वो पैसे फुलफिल करने हैं। मैंने बोला कि सर, मैं कुछ ही दिनों में आपके पैसे पूरे फुलफिल करके आपको दे देता हूँ, मुझे थोड़ा समय चाहिए। बोले कि सर, मेहुल भाई आप 10 मार्च के पहले आपको पूरा पेमेंट हमें कर देना है, वो प्लानिंग से आप अपना सब प्लानिंग कर देना। और 10 अप्रैल को भी आज ही की तारीख अपने को मूव होना है, तो हमें भी पूरा लॉजिस्टिक और सब प्लान करना है, तो आप उस हिसाब से करना है। तो मैंने उनको 15 मार्च की डेडलाइन की तारीख मांगी, और तब तक भी कुछ पैसे का अरेंजमेंट नहीं हो रहा था। सी कि कैसे क्या होता है, आप देखिए कि कैसे बोलते हैं ना कि सारी कायनात जुड़ जाती है उसे मिलाने के लिए। शाहरुख खान की मूवी का एक डायलॉग था। तो एवरेस्ट जाना मेरा फिक्स था, और ये होगा ही होगा। और 10 मार्च को गवर्नमेंट की मीटिंग हुई, और 13 मार्च को डिक्लेरेशन हुआ कि जो भी बंदा माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करेगा, तो गुजरात गवर्नमेंट उसे 15 लाख देने वाली है। और मैं तो खुश था, और मैं वहां पे गया, उनको बोला कि ऐसे ऐसे है, और अगर कुछ एडवांस मिलता है तो आप मुझे दो तो अच्छा रहेगा। बोले कि नहीं, पॉलिसी में ऐसे लिखा हुआ है, एवरेज सबमिट करने के बाद, सर्टिफिकेट दिखाने के बाद, IMF से अप्रूवल होने के बाद, आपने ये चीज किया होने के बाद ही आपको पैसे मिलेंगे। मैंने बोला यार, अगेन वापस रिजेक्शन ही हुआ यहाँ पे भी। मैंने बोला चलो, अभी गवर्नमेंट के नॉर्म्स और रूल्स है, उसमें तो अपन कुछ नहीं कर सकते। मैं वापस रिटर्न आया, और डैड को बोला कि सर पापा, लास्ट ओपिनियन था, और था मेरे पास लास्ट ऑप्शन था, और ये ऑप्शन भी फुलफिल नहीं हो रहा है मेरा। तो अभी मैं क्या करूँ, अभी 2 ही दिन बाकी है, और 14 और 15 तारीख को तो मुझे उनको पैसे ट्रांसफर कर देना है। और पापा बोले तू सो जा बेटा, कल देखते हैं सुबह। पापा ने जभी जभी ये बोला है ना, तभी कुछ दूसरे दिन मिरेकल ही हुआ है मेरे लिए। और
पापा ने सुबह उनकी एफडी निकाली। जैसे मैंने बताया कि हम बहुत मिडिल क्लास फैमिली से है, तो इतने पैसे भी नहीं थे कि इस पापा ने बहुत सारी पूंजी आप इकट्ठा करके रखी हुई हो। और पापा ने बोला कि बेटा ये 15 लाख की मेरी एफडी है, और तू इसको तोड़ के तू पैसे लेके चला जा। और मैंने पापा को बोला, पापा पता भी नहीं है कि मैं वापस आऊंगा कि नहीं आऊंगा। और आप ये मुझे दे रहे हो, मेरे बच्चे का क्या होने वाला है, मेरी वाइफ का क्या होने वाला है, मुझे कुछ पता नहीं है। तो ये बैक ऑफ द प्लान था कि अगर मैं वापस नहीं आ रहा हूँ तो ये पैसे से कुछ ना कुछ घर का जुगाड़ होगा, कुछ ना कुछ हेल्प होगा। आप ये मुझे दे रहे हो, तो बेटा अगर तेरा ये पैसा अगर तेरे सपना कंप्लीट होने में नहीं काम लगेगा, ये पैसा कुछ काम का नहीं है। और किसने बोला कि तू नहीं आने वाला है? तू आएगा वापस, हमें पता है। और सब कुछ रेगुलर होगा और सब कुछ अच्छे से होगा। तू नेगेटिव मत सोच, तू पॉजिटिवली लेके निकल तू यहाँ से। और जब ये बता रहे, अभी भी आंख में वही इमेज आ रही है कि पापा उस हाथ में खड़े और ये सब कर रहे हैं। मैं उनको गले लग के इतना रोया उस समय पे। और उस दिन मिस बहुत घर में बोलूं तो घर में एकदम खामोशी जैसा दिन था उस दिन पे। और पापा दोपहर के समय पे वाइफ से पूछ रहे थे कि बेटा मेहुल जाने वाला है, तो तुझे क्या लग रहा है, कैसे लग रहा है अभी ऐसे? अभी कुछ ही दिन, 10-15 दिन ही बाकी है और वो जाने की बात कर रहा है। बोले कि पापा आप टेंशन मत लेना, मुझे उन पे पूरा विश्वास है। उन्होंने जिस हिसाब से ट्रेनिंग किया हुआ है, जिस हिसाब से मेहनत की हुई है, तो वो हिसाब से आएंगे। तो पापा भी बोले थे, वो तो मैंने भी देखा हुआ है ट्रेनिंग का और उसका वो सब, मुझे भी लगता है कि सब कुछ अच्छा होगा। और अभी इतने साल उसने किए हैं तो कुछ ना कुछ तो अच्छा ही होके आएगा। तो ये ट्रेनिंग की बात है तो मैं मेरी सिर्फ लास्ट 3 मंथ्स की, 6 मंथ की ट्रेनिंग बता रहा हूँ, जहाँ पे मैं लोगों को भी मिल रहा हूँ, लोगों के साथ बातें भी कर रहा हूँ, काम भी कर रहा हूँ, बिजनेस भी संभाल रहा हूँ, उसके साथ साथ में ये भी करना था। तो पूरा मार्च महीना मुझे ट्रेनिंग में ऐसा था कि अगर मैं बाहर जाके ट्रेनिंग कर रहा हूँ तो इंजरी होने के चांसेस बहुत 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 ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी आप मेंटली इतने हाई लेवल पे पहुंच जाते हो कि आप हमेशा एक्सेस करने का ट्राई करते हो। तो मुझे लास्ट मंथ का ट्रेनिंग दिया हुआ था, तो सेशन लास्ट मंथ का ट्रेनिंग सेशन में ऐसा था, मुझे 24 घंटे में से 8 घंटे निकाल लो आप, तो 16 घंटे मुझे नॉन स्टॉप खड़े रहना है मेरे पैरों पे, 10 किलो वेटेड जैकेट के साथ में। ये सिर्फ इतना सही ट्रेनिंग था। आप समझ लो कि 16 घंटे 10 किलो के जैकेट के साथ में पूरा दिन खड़े रहना है, खाना भी खड़े खड़े करना है, काम भी खड़े खड़े ही करना है। तो मैं पूरा दिन सुबह से लेकर शाम तक मेरी दुकान साफ करते रहता था। और ये पूरा 1 महीने का लास्ट मंथ का ट्रेनिंग था। और उसके पहले आता था रिगरस ट्रेनिंग आता था, जो 6 महीने का पावर ट्रेनिंग था, जिसमें ऐसा ट्रेनिंग था कि हम सोच भी नहीं सकते उस हिसाब से ट्रेनिंग करने का था। जिसमें मुझे योगा सेशंस आते थे, फिर टेम्पो रन आता था। टेम्पो रन में ऐसा होता है कि एक हार्ट रेट मॉनिटर होता है, जो वॉच के अंदर, जो भी डिजिटल वॉच अभी आप जो देख रहे हो, उसमें आपका हार्ट रेट कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करता रहता है। तो उसमें हार्ट को मेरे को लेके जाना था 155 से लेके 185 तक। उसके बीच में ही मेरा हार्ट होना चाहिए और उसको रन करना है, और वो भी 40 मिनट्स तक। तो उसको 5 मिनट 7 मिनट के बाद बंदा गिव अप कर देता है, और वो मुझे 40 मिनट्स तक मैनेज करना था। वैसे ही मेरा आता था, रनिंग का पार्ट खत्म हो जाने के बाद क्लाइंबिंग आता था। तो मैं एवरी थर्सडे को रात को मैं क्लाइंब करता था गिरनार। 9,999 स्टेप्स है, गिरनार जूनागढ़ में आता है। और रात के टाइम पे क्लाइंब करना है, तो रात में गिरनार पे क्लाइंब करने के वहां पे कोई होता नहीं है, पूरा अंधेरा होता है। जैसे कि एवरेस्ट पे मुझे अगर सबमिट करने जाना है तो वो रात को होता है। उस हिसाब से उसका सिमुलेशन ट्रेनिंग का एक पार्ट था, जिसमें मुझे गिरनार को क्लाइंब करना था। और उसमें कैसे, 9,999 स्टेप्स है, हर स्टेप पे रुकना है, एक स्टेप पे ब्रेथ लेनी है, ऐसे एक ब्रेथ लेनी है, और फिर वापस नेक्स्ट स्टेप पे पैर रखना है, फिर से ब्रेथ लेनी है और छोड़ना है। ये 8 घंटे तक मुझे ऐसे ही करना है। 10 किलो का जैकेट है, ऊपर पहना हुआ है, फिर उसके साथ में ये ब्रेथ करना है और फिर ऊपर क्लाइंब करना है, और वॉकिंग स्टिक के साथ में। ऐसा पूरा गिरनार का क्लाइंब खत्म होता था। और फिर मॉर्निंग में मैं फिर वापस घर पे आता था, बाय बस से यहाँ पे निकल के यहाँ पे घर पे आता था। घर पे मेरी कार रेडी होती थी, जिसमें मेरा साइकिल पैक होता है, मेरे कपड़े और 2 दिन के कपड़े तैयार होते हैं। यहाँ से फिर मैं गाड़ी लेके जाता था आबू रोड पे। आबू रोड का जो तलेटी है, वहां से साइकिल लेके गुरु शिखर तक टॉप पे जाना है, गुरु शिखर से वापस रिटर्न आना है। और ऐसा 3 बार करना है साइकिलिंग पे।
और फिर वहां से साइकिलिंग से करके वापस मुझे रिटर्न आना है। और फिर नेक्स्ट डे संडे आता था, और संडे के दिन पे मुझे वापस रन करके नीचे से लेके तो गुरु श्रीनगर तक जाना है, और रन करके वापस नीचे आना है। तो ये मेरा पूरा 1 वीक का ऐसे ही शेड्यूल चलता रहता था। और ये पूरा शेड्यूल खत्म होने के बाद मेरा ये आता था कि भाई ये मार्च महीने का ट्रेनिंग आया, जो सिमुलेशन ट्रेनिंग था मेरे पैरों पे खड़ा रहने का। तो ये बताऊंगा कि ये ट्रेनिंग का मुझे बेनिफिट कहाँ पे मिला, आने वाले स्लाइड्स पे। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जो वीडियोस है, ये एवरेस्ट पे जब मैं क्लाइम कर रहा था, ये नॉर्थ कॉल का क्लाइम है। जो आप लेफ्ट हैंड साइड पे देख रहे हो, रोप के साथ पे एक स्टील का जो बंधा हुआ है, उसे जुमार कहते हैं। ये एक रोप है कि जो रोप पे सारे के सारे क्लाइंबर्स इसी रोप पे क्लाइम करते हैं। एक सिंगल रोप होता है जो चाइना ने लगाया हुआ रहता है, और इस तरीके से हमें क्लाइम करना होता है। जो आप आगे येलो कलर का सूट देख रहे हैं, उसे हम डाउन सूट कहते हैं, जो करीबन 75,000 से लेके तो 1.5 लाख तक का आता है। नीचे जो येलो कलर और ब्लैक कलर के देख रहे हो वो शूज है, उसे स्नो बूट्स कहते हैं। उसमें डबल बूट्स होते हैं। ये बूट का करीबन वजन होता है 2.5 से 3 किलो। फिर पीछे बैग होती है, ऑक्सीजन सिलेंडर होता है, आगे ऑक्सीजन का मास्क लगाया हुआ रहता है, फिर ग्लोव्स लगाए हुए रहते हैं, मिटन्स होते हैं। आप ये जो ब्लैक कलर का देख रहे हो, मैंने ग्लोव्स पहने हुए हैं। 3 लेयर्स के ग्लोव्स पहनने के बाद आप -40 डिग्री टेम्परेचर से बच सकते हो। सो ऑलमोस्ट एवरेज पे +40 से लेके -40 तक का टेम्परेचर होता है। +40 और -40 कैसे, तो दिन में होता है टेम्परेचर +40 पे, और रात तक चला जाता है -40 टू -60 तक। और ये जो दिख रहे नीचे की तरफ में हम दोनों के बीच में गैप दिख रहा है, वो है फुट स्टेप्स। वो फुट स्टेप्स को हमको फॉलो करने होते हैं, जो शेरपा ने स्टार्टिंग में किए हुए रहते हैं। सो ये वीडियो है। आप देखोगे तो आगे भी क्लाइंबर्स के, हर जगह क्लाइंबर्स के बीच में गैप है। आगे वाली आपको ऐसा लगेगा कि रश है, लेकिन पास में आने के बाद पता चलेगा कि वो 5 से 10 स्टेप एक दूसरे के दूर खड़े हुए हैं। सो अब जो पीछे जो ये दिख रहा है, वो छेद जो दिख रहा है, उसको हम क्रेवासिस कहते हैं। जब स्नो मेल्ट होता है और आइस बनता है, तो दो उस चीजों के बीच में दरार तैयार होती है। वो दरार को हम ये दरार में अगर बंदा गिर जाता है तो आने के चांसेस बहुत 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 डिफिकल्ट है। क्रेवासिस से निकलना इट्स टू टफ। सो इसलिए ये रोप बंधी हुई रहती है कि इनकेस अगर कुछ हो जा रहा है तो आप रोप के ऊपर लटके हुए रहोगे आप। तो ये मेरा फ्रेंड है। અમે ઓલમોસ્ટ નોર્થ કોલ પહોંચવા આવ્યા છીએ. જોઈ શકો છો કેટલું સ્ટીપ છે. રાજા આ જો ક્રેવાસીસ મારી ટીમ અને એ જ ઉપર નોર્થ કોલ. सो इसमें मेरे फ्रेंड को इंट्रो कर रहा हूँ, जो राजा करके जो मेरे पीछे था, वो पीछे से नीचे से ऊपर आ रहा था, मैं क्रेवासिस दिखा रहा था। और जब ये टर्न कर रहा था तो मेरे सामने की तरफ टीम थी, पर कैमरा में मुझे नहीं पता चला कि वो नहीं दिख रहा है इसके अंदर। और ये जो है जगह, उसके बैक साइड पे हमारा नॉर्थ कॉल है, यानी 7,100 मीटर की हाइट है उसकी। सो एवरेस्ट का जो नेक्स्ट मैंने आपको बताया कि भाई जब नॉर्थ से हम क्लाइम कर रहे हैं तो विंड बहुत 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 ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू साउथ। अगर दो कंपैरिजन करते हैं कि बंदा नॉर्थ से क्लाइम करेगा या साउथ से, तो ज्यादातर अगर 100 बंदों को पूछेंगे कि तेरे को कौन से एरिया से एवरेस्ट को क्लाइम करना है, तो ज्यादातर प्रीफर करते हैं साउथ, क्योंकि ये विंड से बचने के लिए। और दूसरा है टेक्निकल स्किल। रॉक के ऊपर क्रैम्पॉन्स यानी नेल वाले शूज होते हैं, वो नेल वाले शूज से आपको ऊपर क्लाइम करना है, और वो भी रॉक सरफेस में, तो पैर ट्विस्ट होता है और गिरने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। सो नॉर्थ से साइड से क्लाइम करने का लोगों को पसंद न होने का रीजन वही है, टेक्निकल सेक्शंस बहुत ज्यादा है। तो जो मैं आपको पीक्स, मैंने पहले जो लिस्ट में 6 पीक्स बता रहा था, उसमें से ज्यादातर जो पीक्स का मैंने सिलेक्शन किया था, वो उसी बुनियाद पे किया था कि भाई मुझे एवरेस्ट पे नॉर्थ साइड से जाना है, तो मुझे टेक्निकली स्किलफुल होना है। इसलिए मैंने माउंटेन का सिलेक्शन भी उसी समय से उसी हिसाब से किया था। और अब देख रहे हैं अभी वीडियो विंड का।
सो जैसे ये विंड अभी स्टॉप हुई और अभी हम मूव हो गए, जैसे विंड आ रही है हम वापस रुक जाएंगे, जैसे विंड स्टॉप हो रही है हम वापस क्लाइंब करेंगे। ये पूरा वैसे ही क्लाइंब होता है। सो गेट बैक टू एवरेस्ट। अभी एवरेस्ट की जो जर्नी है, जैसे 10 अप्रैल को मैं यहाँ से निकला और मैंने बताया कि 5 मई तक हम एक्लेमेटाइजेशन प्रोसेस कर रहे थे। ये जो आपको दिखा रहे थे वीडियो, एक्लेमेटाइजेशन प्रोसेस के पहले के प्रोसेस का था कि हम यहाँ पे ये हाइट पे जा रहे हैं, नॉर्थ कॉल तक हम गए और नॉर्थ कॉल से हम वापस रिटर्न आए। पूरा हमारा एक्लेमेटाइजेशन प्रोसेस सब खत्म हो गया। मैं 9 तारीख को हम रेडी थे। रात को मैं टेंट के अंदर सोते बैठते बैठते कि जो मैंने पूरा आपको स्टोरी बताया कि जो कहाँ से मेरी शुरुआत हुई, कहाँ से कहाँ तक पहुंचा। अभी मैं नेक्स्ट डे यानी 10 मई को मैं रेडी हो गया, एग्जैक्टली 1 महीने के बाद कि मैं एवरेस्ट के लिए स्टार्ट करने वाला हूँ मेरी जर्नी। और हमने कैसे क्लाइंब किया, किस तरीके से क्लाइंब किया, उसका बेस कैंप, उसके जो कैंप्स है, उसकी हाइट्स, वो सारा मैं भी बताऊंगा आपको। सो ये फर्स्ट है कि बेस कैंप जो 5200 मीटर पे है, जो मैंने स्टार्टिंग से मैं आपको जो वीडियोस है वो पहले बताया, वो यहाँ से स्टार्ट हुए थे। यहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट होती है इंट्रीम कैंप के लिए। इंट्रीम कैंप अगर मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ लोकेशन में, तो वो बीच में आता है। और देखने जाते हैं तो 5200 से 5700 मीटर पे आता है इंट्रीम कैंप। इंट्रीम कैंप के बाद आता है एडवांस कैंप। एडवांस कैंप आता है 6200 मीटर। अगर आप ऐसे कैलकुलेशन करते हैं तो 500 और 600 200 750 मीटर में हमें 2 दिन लगता है। दिखने में ये मीटर में इतना ही है, पर अगर ट्रैक करने के वॉक करने का स्टार्ट करते हैं तो 7 से 8 घंटे मेज आराम से लग जाते हैं। सो बेस कैंप के बाद आता है कैंप 1। कैंप 1 यानी जो मैंने अभी नॉर्थ कॉल में बताया कि अभी जो स्नो से मैं एरिया दिखा रहा था आपको, और बताया कि अभी हम नॉर्थ कॉल पहुंचने आए हैं, जो वीडियो के अंदर दिखाया। ये वाला जो वो हाइट है वो 7100 मीटर। मुझे अभी भी याद है कि 7100 मीटर पे हमारा ऑक्सीजन सिलेंडर हमको अलॉट किया गया और हर एक बंदे को 6 ऑक्सीजन के बोतल दिए जाते हैं। और 6 बोतल में अगर आपका काम खत्म नहीं होता है तो वही लाइन शेखर बाबू की मैं याद कराऊंगा आपको कि आई एम सॉरी। अगर आपका ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म हो जा रहा है ऑन द वे पे, तो आपको वैसे का वैसे ही रख के आ जाएगी, आपको वापस लाने के लिए कोई नहीं रहेगा। तो मेरे पास मेरी लाइफ के लिए सिर्फ 6 ही ऑक्सीजन सिलेंडर हैं। वो 6 बोतल के अंदर मुझे एवरेस्ट क्लाइंब करना है और वापस रिटर्न आना है। तो ये जो है, जब ये हो रहा था तब शेरपा ने मुझे ऑक्सीजन का सिलेंडर लगाया। तो हम बातें कर रहे थे, तो शेरपा ने मुझे बताया कि सर, जब आप फर्स्ट टाइम मिले और मुझे बताया गया कि आप प्योर वेजिटेरियन है, तो मैं शॉक था उस टाइम पे। मैंने बोला क्यों क्यों शॉक थे? तो वो बोले कि सर, नॉनवेज खाते हैं, ये सब खा के एवरेस्ट सब क्लाइम कर लेते हैं, आप दाल भात करके एवरेस्ट कैसे क्लाइम कर पाओगे? मैं 7100 मीटर पे वो मुझे ऑक्सीजन लगा रहा है। दैट वॉज द स्टेटमेंट। द वेरी नेक्स्ट स्टेटमेंट मैंने उनको वही बताया, यही सोच बदलनी है, दाल भात खा के भी एवरेस्ट क्लाइम हो सकता है। दैट वॉज माई पॉजिटिव एनर्जी। और जब ये उन्होंने सुना और उन्होंने मुझे फिर बताया कि सर, इतने सारे माउंटेनियर्स ऊपर क्लाइम कर रहे थे, आपकी टेक्निकल स्किल, आपकी क्लाइंबिंग स्किल, आपकी ब्रीथिंग स्किल, वो देखने के बाद तो मुझे भी लगता है कि दाल भात खा के तो बंदा चढ़ सकता है। आप बहुत सही कर रहे हो। तो जो भी नेगेटिव वेव्स आती है, अभी कैसे कि नेगेटिव वेव्स की बात निकली है, तो मैं एक बीच में शेयर करता हूँ। एक लड़की थी, महाराष्ट्र से आई थी, हमारे साथ 36 के ग्रुप में थी। काफी स्ट्रॉन्ग, काफी स्किलफुल, काफी टेक्निकली, बहुत अच्छी साउंड थी। पर जैसे ही वो 6200 मीटर क्रॉस करती थी, उसको हेडेक स्टार्ट हो जाता था, उसका पल्स डाउन हो जाना चालू हो जाता था, एसपीओटी उसका 50-60 के आसपास आ जाता था, उसको वापस नीचे लेके आना पड़ता था। जैसे वो बेस कैंप पे आ जाती थी तो उसका एकदम ठीक हो जाता था। तो उस समय जब हम सब बात कर रहे थे, तो ऐसा पता चला कि एक नेगेटिव वाइब्स भी होते हैं, जो ओरा क्रिएट होता है और उसकी वजह से भी ऐसा होता है। या फिर माँ को आने नहीं देना है। जैसे मैंने एवरेस्ट को फर्स्ट टाइम जब देखा, तो मैं रोना स्टार्ट हो गया था मेरा तो उसी समय, क्योंकि 5 साल से जिस चीज को आप दिल से चाहते हो, उसे मिलने को चाहते हो, और आपको वो सामने दिख रही है, तो आंख में पानी आ ही जाता है। और एवरेस्ट को मैंने तो फर्स्ट डे से माँ ही मान के चला हुआ हूँ। और जब ये सब हो रहा था, तो पॉजिटिव वाइब्स मुझे इतने पॉजिटिव मिल रहे थे कि ना मुझे ब्रीथिंग का प्रॉब्लम हो रहा था, ना चलने में कोई प्रॉब्लम हो रहा था। मैं एकदम आराम से कंफर्टेबली मैं मेरा क्लाइम कर रहा था। फिर नेक्स्ट आ रहा था कि कैंप 2।
जो विंड वाला पोर्शन मैंने आपको दिखाया अभी, ये कैंप 2 और कैंप 1 के बीच का था, जहाँ पे दो माउंटेन एवरेस्ट बहुत बड़ा और बहुत लंबा है। तो जब वो दूसरे के साथ में कनेक्ट हो रहा है तो वो नीचे की तरफ हो रहा है, तो वहां से वो विंड का फ्लो बहुत ज्यादा बढ़ता है। और वहां से लेके तो कैंप 3 से एवरेस्ट तक वो पूरा विंड वहां से ऊपर की तरफ जाता है। विंड को जाने के लिए जगह नहीं मिले तो वो ऊपर की तरफ ही आने वाला है, या फिर वो साइड पे जाएगा। तो जैसे हम ऊपर जा रहे हैं विंड की डिफिकल्टी बढ़ने वाली हमारी, और उसी के साथ साथ में हमको क्लाइंब करना है। जब कैंप 2 पे पहुंचे हम 7,900 मीटर पे, और शाम का समय था और शेरपा मेरे पास है। और आपको बताओ खाने का क्या होता है, कि आपका क्वेश्चंस आएंगे मुझे पता है कि खाना क्या खाते हो जब आप क्लाइंब करते हो। तो लास्ट 7 डेज पे लिक्विड डाइट पे हम होते हैं। तो जब लिक्विड डाइट होता है तो हमसे खाना खाया नहीं जाता है। जैसे आप भी कभी माउंटेन्स वाले एरिया में जाते हो या ट्रैक पे जाते हो, तो ज्यादातर जब हाइट पे जाते हो तो खाना खाने का मन नहीं करता है। सेम हमारा सिचुएशन भी वैसे होता है, तो हम लिक्विड डाइट पे शिफ्ट हो जाते हैं। हम ज्यादा से ज्यादा हम पानी का लिक्विड में पानी पीते हैं, सूप्स लेते हैं। और उसी के साथ में अगर चाय कॉफी पी जा सकती है, ज्यादातर तो वॉमिट ही हो जाती है। मेरी चाय तो मैंने जितनी बार पी मेरे इतना वॉमिट हो गया है। तो एनर्जी मिलने की जगह पे एनर्जी ज्यादा वेस्ट हो जाती है, तो उसे अवॉइड करने के लिए मैं पानी पे ज्यादा रह रहा था। तब शेरपा मेरे को आके मेरे से बात कर रहे थे। और उन्होंने बोला कि सर अगर आप रेडी हो तो कल सुबह अपन जल्दी मूव हो जाएंगे तो चलेगा, 7:30 के आसपास में। मेरा प्लानिंग है कि अगर अपन कैंप 3 तक दोपहर को 2:30-3 बजे तक अगर अपन पहुंच जाते हैं, तो 7:30 से 2:30 में 7 से 8 घंटे का वॉक हो जाता है। तो अगर दोपहर तक पहुंच जाएंगे तो वहां से लेके तो रात को 8 बजे तक अपन रेस्ट कर पाएंगे। और फिर अपन एवरेस्ट के लिए समिट के लिए रेडी हो जाएंगे। आपको भी थोड़ा बॉडी को रेस्ट मिल जाएगा और मुझे भी थोड़ा रेस्ट मिल जाएगा। और ऑक्सीजन के सिलेंडर का लोकेशन भी मेरे को देखने जाना है आगे। मैंने बोला कोई बात नहीं, ऐसा कर लेते हैं। मुझे भी बिलीव नहीं हुआ था, उसे भी बिलीव नहीं हुआ था। हमने ये जो रास्ता है कैंप 2 से लेके ये यहाँ पे कैंप लिया है। दिखने में ये एक है ना, आधा इंच जितना लग रहा है, आधा से पौना इंच ही लग रहा है जब अपन स्क्रीन पे देख रहे हैं। पर ये 8 घंटे का मेज वॉक है और पूरा क्रॉस करके जाना है। और पूरे जैसे लाइन यहाँ पे लगी हुई थी वहां पे भी वैसी लाइन लगी हुई रहती है, तो वो लाइन में हमको चलना है। हम 10:30 बजे हम कैंप 3 पे थे। 7:30 बजे से लेके 10:30 बजे तक हम पहुंच गए। शेरपा इतना खुश हो गया कि सर आपकी स्पीड आपका टेक्निक बहुत ही बढ़िया है, और अब बहुत ही जल्दी अपन पहुंच गए। अभी पूरा दिन आराम करने के लिए आप अच्छे से रेस्ट कर लो, अच्छे से आराम कर लो। जब हम कैंप 3 पे पहुंचे तो टेंट का सेटिंग होता है, टेंट लगाने होते हैं। शेरपा ने वो भी लगाना बाकी रहता है, तो हम थोड़ी देर बैठे बाहर की तरफ, गप्पे मारे। गप्पे मारे यानी एक दूसरे को देख के हंस रहे हैं, बातें कर रहे हैं। एक बाजू एक तरफ होता है ऐसे कि मास्क लगाया मुंह पे, इतने बड़े गॉगल्स होते हैं, हेलमेट होता है, कैप होता है, ये डाउन सूट जो मैंने आपको बताया वो सब पहना हुआ है। और देख रहे हैं कि सामने आजू बाजू में शेरपास की एक्टिविटीज कर रहे हैं, और वैसे इस तरह से हम बैठे हुए थे। फिर 5:30-6 बजे शेरपा आके मुझे बोला कि सर समिट के लिए 8:30 बजे का टाइम अलॉट हुआ है अपने लिए, 8:30 बजे जाना है। टर्न अराउंड टाइम 10 बजे का है। टर्न अराउंड टाइम के पहले अगर अपन पहुंच जाते हैं तो सबमिट करके अपन वापस रिटर्न कैंप, ये दिख रहा है कैंप 1 है, उसी तरह से नीचे एडवांस कैंप है। मिनिमम 1 कैंप 1 तक जाना है, यानी 8:30 बजे हम कैंप 3 यानी 8,300 मीटर से स्टार्ट करेंगे। हम जाएंगे टॉप पे, फिर से वापस 8,300 मीटर पे, फिर कैंप 2, फिर कैंप 1, और कैंप 1 पे हम नाइट स्टे करेंगे वापस। सो ये पूरा ऐसे बैक जर्नी था, वो ऐसा मुझे एक्सप्लेन कर रहा था शाम के टाइम पे। और मैंने बोला कि आई एम रेडी, और मेरा प्लान है कि सबमिट करने के आने के बाद मुझे एडवांस कैंप तक जाना है। तो बोले सर वो पॉसिबल अपन देखते हैं, पहले सबमिट का पहले ज्यादा फोकस रखते हैं, सबमिट पे अपन जाने के बाद डिसाइड करेंगे क्या करना है। तो मैंने बोला चलो कोई बात नहीं है। अभी मैं 8:30 की राह देख रहा था, ना नींद आ रही थी ना मैं बैठ पा रहा था, बहुत सारी बेचैनी चल रही थी दिमाग में। और उसी समय शेरपा का कॉल आया 8 बजे कि सर 15-20 मिनट में अपन निकलते हैं। और मैं मेरा बैकपैक और सब रेडी था, और निकल के बाहर आके खड़ा हो गया। और शेरपा है कि सर रेडी, मैंने बोला यस, हम मेरा दिखाए। हवा थी, ठंड बहुत थी, रात का समय था। और छोटा सा एक लाइट होता है जो हम हमारा हेड पे लगाते हैं, वो लाइट के इसके ऊपर 300 लुमेंस होता है उसके अंदर लाइट का फोकस। तो करीबन अगर अभी जो गाड़ीज आ रही है नई 100 वॉट की, 200 वॉट्स की जो लाइट्स आती है उस हिसाब से वो छोटी लाइट होती है, और काफी पावरफुल होती है जिससे हम आगे के स्टेप्स देख सकते हैं। तो वो लाइट सिर पे लगाई और उसको ऑन किया, और ऑन करने के बाद
मैं मेरा एक बार चेक कर रहा था कि सब चीज आ की नहीं गई आएगी है। तो मैंने टेंट के अंदर मूव करके देखा और एक चीज मैं भूल गया था, और वो थी अम्बे माँ की चुनरी लेके आया था मैं गुजरात से, और हम बहुत मानते हैं उन्हें। और चुनरी का जो था तो मैंने शेरपा से बोला कि सर ये चुनरी है और आपको बांधनी है। शेरपा बोले -40 डिग्री टेम्परेचर है, मैं मेरे मीटर्स निकालूंगा तो मेरे हाथ फ्रोजन हो जाएंगे, तो अपन क्लाइंब नहीं कर पाएंगे। तो वो ना बोलने लगा। तो मैंने बोला कि सर ये नहीं होगा तो फिर मैं भी एवरेस्ट के लिए नहीं आ रहा हूँ, आई एम सॉरी, मैं नहीं आऊंगा, ये मेरे को चाहिए। ऐसे सबके हम दोनों के बीच में हुआ। फिर उसने देखा कि यार ये भक्त लगता है माता जी का, ये नहीं मानेगा मेरी बात। और उसी हिसाब से फिर उसने वो चुनरी बांधी और फिर हम हमारा मूव स्टार्ट हुआ। अभी जैसे आप ये कैंप 3 दिख रहा है आपको, कैंप 3 के ऊपर है ना माउंटेन का एक पूरा लाइन है, उसको हम रीच बोलते हैं। वहाँ पे छोटे छोटे हम जैसे दिख रहा है, जैसे ऊंट के ऊपर हम होता है ना, वैसे हम दिख रहे होंगे। तो उसको हम बोलते हैं स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3। जो मैं बता रहा था कि एवरेस्ट में नॉर्थ साइड से डिफिकल्ट और टेक्निकल सेशंस होते हैं, ये सबसे ज्यादा सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे टफ वाले सेशंस होते हैं, जहाँ पे स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। अगर अपन स्टेप बोलते हैं तो दिमाग में एक इमेजिन आता है कि एक स्टेप चढ़ना है, जो अपन घर पे बोलते हैं, जो दादरा बोलते हैं, वो एक ही स्टेप चढ़ के आगे चढ़ जाना है। तो एवरेस्ट पे ऐसा नहीं है। एवरेस्ट का इसका मतलब ये होता है कि एक पड़ाव आपने पूरा किया, फिर दूसरा पड़ाव जो उससे टफ आने वाला है वो है, और तीसरा पड़ाव क्रॉस करने के बाद आप एवरेस्ट पे पहुंचने वाले हैं। तो उसको ये पड़ाव को उन्होंने स्टेप का नाम दिया हुआ है। तो जब हम स्टेप 1 पे जा रहे थे, और स्टेप 1 का जब मैंने वो पूरा व्यू देखा, तो वो करीबन 2 माले की बिल्डिंग है, वैसा उसकी हाइट और सीधा पत्थर था, और उसको क्लाइम करना था। अभी मुझे पहले से ही सिमुलेशन ट्रेनिंग हम कर रहे थे, तभी बताया गया था कि इस तरीके का ये ऐसे आने वाला है। तो मैं मेंटली काफी प्रिपेयर्ड था और आई वॉज वेल फाइन, और हमने वो स्टेप 1 भी अच्छे से क्लियर कर लिया। फिर जैसे हम स्टेप 2 के पास जा रहे थे, और वहां पे एक बंदा हमको दिखा रास्ते में, और वो बैठा हुआ था। मैं मेरे शेरपा को इशारा कर रहा हूँ कि सर ये बंदा बैठा हुआ है, उसको बोलो कि चले आगे। तो शेरपा पीछे से था, मेरे पीछे था, तो उसने बोला कि सर आप आगे मूव करो और फिर बात करते हैं। वो मीन्स कैसा कि मास्क पहना हुआ है तो पूरे से आवाज तो नहीं आती, पर वो हाथों से इशारा कर रहा था कि भी आप आगे बढ़ो। मैं उसके पास थोड़ा गया और मैंने उसको बोला कि उसको उठा लूं, तो ना 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 ऐसे जो उसने बोला, और मेरे हाथ को धक्का दिया और बोला कि चलो आगे। मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, अगर नहीं बोल रहे तो। फिर थोड़ा हम आगे गए और फिर हुआ, और तभी उसी समय पे उसका ब्रेक था हमारा, तो हमने ब्रेक के लिए थोड़ी देर हम रुके वहां पे। और तब शेरपा ने बताया कि वो 2005 से वैसा ही बैठा हुआ है, तो वो डेड बॉडी थी और मुझे पता ही नहीं था। देखने के बाद काफी शॉक हुआ, काफी सारी चीजें दिमाग में खेलना चालू हो गई, और फैमिली वाले मेंबर्स याद आ गए, घर वाले याद आ रहे थे, फ्रेंड सर्कल याद आ रहा था कि मेरा कुछ ऐसा ना हो जाए। तो नेगेटिव थॉट्स आने शुरू हो गए उसी समय पे। और तुरंत मैं खुद को बोला नहीं, मैं पॉजिटिव रहना है, तुझे कुछ नहीं होने वाला है। वो उसका था, उसका हो गया है, तुझे पॉजिटिव रहना है, तुझे आगे बढ़ना है, चल मेहुल आज नहीं तो कभी नहीं। ये लाइन बोलते 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 मैं आगे चलना चालू हुआ। जैसे स्टेप 2 पे गया, तो स्टेप 2 में ऐसा था कि 3 लैडर होते हैं। तो 3 लैडर के अंदर में एक लैडर ऐसा था कि छोटा सा लैडर था, जिसमें सिर्फ 2 ही स्टेप थे, 1, 2 और 3 पे रख के अपन पत्थर के ऊपर क्लाइंब हो रहा है। तो वो क्लाइंब कर रहा था, और फिर जो मैंने एक रोप दिखाई, वैसे ही बंचिस ऑफ रोप्स थी, करीबन 150 से 200 रोप्स थी। और उसमें से वो रोप सिलेक्ट करनी थी जो रोप से मैं जो चाइनीज वालों ने अभी लगाई है, और वो रोप को रिकॉग्नाइज करके उसके ऊपर जुमार लगाना था। दैट वाज द मोस्ट चैलेंजिंग। अगर आपने उस रोप को गलत सिलेक्ट किया है और वो रोप अगर वीक है, तो आपका फॉल डेफिनेट है, और फॉल होने के बाद आप गए। तो जैसे मैं रोप सिलेक्ट कर रहा था, और पैर रखने के लिए जगह मेरे को ठीक से दिख नहीं रही थी, तो एकदम छोटा सा पत्थर था जिसके ऊपर मेरे को पैर रखना था। और मेरे आगे के क्रैम्पॉन्स के 2 टीथ्स होते हैं, ऐसे ऐसे टीथ्स थे। वो टीथ मैंने मेरे 2 रॉक के बीच में जो क्रैक्स होती है, वो 2 टीथ के इसमें रॉक के इसमें लगाया मैंने। और वो लगाने के लिए मैं देख रहा था, और जैसे मेरे नीचे नजर गई, ऑरेंजिस येलोस कलर की काफी सारी, मैं 2, 5, 10 की बात नहीं कर रहा हूँ, काफी सारे ऐसे चीजें देखी मैंने कि वो लोगों की डेड बॉडीज थी। मोर देन 50 to 100 होगी, आई डोंट नो एक्चुअल द नंबर्स। पर मुझे ऐसा लगा कि काफी सारी डेड बॉडीज नीचे पड़ी हुई है, ड्यू टू द रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ रोप। फिर मैं शेरपा के पास देख रहा हूँ और शेरपा को पूछ रहा हूँ कि सर कौन सी रोप लगानी है, मैं रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा हूँ। फिर शेरपा 2 स्टेप ऊपर आया,
फिर उसने नीचे से रोप के ऊपर से स्नो हटाया और फिर मेरे को दिखाई कि ये वाली कलर की ऐसी वाली रोप तेरे को दिख रही है, उस पे लगा। फिर मैं वो रोप सिलेक्ट किया और फिर मैंने लगाई और दैट वाज अ परफेक्ट वन। और उस हिसाब से स्टेप 2 मेरा क्लियर हुआ और फिर हम स्टेप 3 के लिए जा रहे थे। और उसी के मिड में मेरा ऑक्सीजन सिलेंडर मुझे चेंज करवाना था। और तब शिल्पा ने बोला कि आप बैठो, ऑक्सीजन सिलेंडर चेंज करना है। सो मेन रोल प्ले होता है शिल्पा का यही कि मुझे मॉनिटर करना, मेरा ब्रीदिंग मॉनिटर करना, मेरा ब्रीदिंग पैटर्न को मॉनिटर करना, मेरा सिलेंडर चेंज करना। काफी सारे लोगों से सुना होगा कि शिल्पा उठा के लेके जाता है, आपका बैग उठा लेता है। एक्चुअली में माउंट एवरेस्ट पे ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपका काम सभी आप ही को करना है। आपका वजन कोई उठा के आपको लेके नहीं जाने वाला है। तो जब सिलेंडर चेंजिंग हो रहा था तब उसने उसका ऑक्सीजन का था, उसने मेरे को दिया कि सर अगर ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो रहा है तो मेरा मास्क पहन लेना आप, और आप ये कर लेना। तो मैं करीबन 30 सेकेंड्स, मैक्स 30 सेकेंड्स बोला। उसने बैग में से निकाला, उसको निकाल के उसके बाद ऊपर रेगुलेटर लगाया, रेगुलेटर लगाने के बाद उसको फिट किया, उसको फ्लो को सेट कर दिया और सब सेट करने के बाद आगे मूव होना स्टार्ट हुआ। अभी एक वो टाइम पे ऐसा था कि मैं आराम से बैठा हुआ था, थोड़ा रिलैक्स हो रहा था। और जैसे हम आगे मूव होने स्टार्ट हुए उसी समय मैंने शेरपा को पूछा, सर क्या टाइम हुआ है? और तभी शेरपा ने बोला कि 3:30 के आसपास हुआ है, 3:20 या 3:30 के आसपास का टाइम हुआ है। और मैं तभी सोचना मेरा स्टार्ट हुआ कि यार मैं जब छोटा था तब मैंने सोचा था कि मुझे माउंट एवरेस्ट के ऊपर से पूरा व्यू देखना है। अब तो रात का टाइम है, मैं व्यू देख ही नहीं पाऊंगा। तो मेरा जो ड्रीम था और जो ड्रीम के लिए मैं यहाँ पे आया था कि मुझे माउंट एवरेस्ट के टॉप से सब देखना है, तो ये भी कैसे होगा? अभी तो ये हो ही नहीं पाएगा। तो ये सोच चल रही थी मेरे दिमाग में और अचानक से मुझे कफिंग स्टार्ट हो गया और खांसी आना स्टार्ट हो गई। और कफिंग ऐसी होती है कि उसको समिट कफ बोलता है। तो समिट कफिंग में ऐसा होता है कि ब्रीदिंग में जो अपन नेवल है, जो घुंटी का जो एरिया होता है, वहां से पूरा स्टमक खींचा जाता है और पूरे आंतड़े इंटेस्टाइन्स, पूरी इंटेस्टाइन्स खींची जाती है और फिर उसकी खांसी आती है। और वो ऐसी वाली खांसी स्टार्ट हुई। एक बाजू मुझे ऑक्सीजन को ज्यादा मेंटेन करना है, सेकेंड मुझे मेरा हार्ट रेट को बैलेंस करना है, और थर्ड ये कफिंग स्टार्ट हो रही है। ये दोनों चीजों में कंट्रोवर्सी चालू हो गई। और दिमाग में ये स्टार्ट हुआ और मेरे एक बंदे का पड़ा हुआ था कि समिट कफिंग की वजह से उसको शेरपा को वहां पे ही रखना पड़ा क्योंकि ऑक्सीजन की डिमांड बहुत बढ़ गई थी और उतना ऑक्सीजन सप्लाई नहीं था उनके पास। एक बाजू दिमाग में ये सब बातें चल रही है, एक साथ में ये ऑक्सीजन का चल रहा है, दूसरे साथ में कफिंग चल रहा है, और उसी के साथ साथ में सबसे इम्पोर्टेंट पहलू था मेरा व्यू, जो मुझे दिखने वाला नहीं था। तो वो व्यू की वजह से एक नेगेटिव थॉट आया, उसकी वजह से दूसरा नेगेटिव आया, उसकी वजह से तीसरा स्टार्ट हो गया। सारे नेगेटिव का ओरा स्टार्ट होने लग गया था मेरे दिमाग में। मुझे सूझ ही नहीं रहा था मैं क्या करूं। उसी समय अंदर से एक आवाज आई कि माँ, मैं यहाँ तक आया हूँ, मुझे यहाँ से वापस मत भेज। मैं एवरेस्ट से बातें कर रहा था कि मैं यहाँ तक आया हूँ, मुझे यहाँ से वापस मत भेज। मुझे एवरेस्ट के टॉप पे जाना है, मुझे आना है आपके वहाँ पे। आपने जो निर्धारित समय मेरे लिए रखा हुआ होगा, मैं वो समय पे एवरेस्ट पे आऊंगा, पर मुझे आना है, मुझे यहाँ से वापस मत भेजना। इतना बताने के बाद भी मैं लिटरली उनसे सॉरी कह रहा था, पर ये नहीं हो रहा था, कफिंग मेरा स्टॉप नहीं हो रहा था। अभी जब कफिंग होता है तो अपन बट नेचुरल कि अपन बैंड हो जाते हैं। ऊपर से शेरपा मुझे देख रहा था कि इसको कोई प्रॉब्लम हो रहा है। मैं मास्क निकाल रहा हूँ, कफिंग आ रहा है, मैं उसको थूक रहा हूँ, वापस मास्क पहन रहा हूँ, वापस कफिंग कर रहा हूँ, ये सब प्रोसेस चल रही थी और मैं पूरा बैंड हुआ हूँ। उसी समय मेरी नजर चुनरी पे पड़ी, अम्बे माँ की चुनरी पे। और अम्बे माँ से मैंने रिक्वेस्ट की कि अम्बे माँ, आप माँ हो, माँ को बोलो कि मुझे यहाँ से वापस मत भेजो। मैंने बहुत मेहनत की है और मैं एक व्यू की वजह से अगर मुझे मेरा दिक्कत हो रहा है तो मुझे व्यू नहीं देखना है, पर मुझे एवरेस्ट पे मुझे पहुंचा दो। एंड यू वोंट बिलीव, अभी तक तो ये लाइन मैं खत्म कर रहा हूँ और मेरी कफिंग अचानक से स्टॉप हो गई। विद इन अ सेकेंड स्टॉप हो गई। जैसा मैं नेचुरल था वैसा हो गया। और उसके बाद जो हुआ दैट वाज मिरेकल फॉर मी। एक सबसे टफ सेशन आता है जिसमें ट्रेवास होता है। जैसे ये एवरेस्ट का पीक है और उसके साइड से क्लाइंब करके फिर ऊपर ऐसे चढ़ना है। अगर आप टॉप देख रहे हो तो टॉप की साइड पे एक बहुत छोटा सा एक रीच आता है। वो रीच पे चलना है जिसमें मेरा 12 नंबर का पैर है और उसके ऊपर शूज पहनना है, उसके ऊपर क्रैम्पॉन, तो करीबन ये इतना मोटा मेरा शूज हो जाता है। अभी वो शूज को इतनी सी छोटी सी जगह पे रखना है, तो वो जो बैलेंसिंग है दैट वाज टू टफ। और वो एक ही पैर रख सकते हो एक जगह पे, फिर उसके आगे सेकंड स्टेप रखना है और उस तरीके से उसको ट्रेवर्स को क्रॉस करना है। सो दैट वाज द टफेस्ट पार्ट। और जब ये क्रॉस हुआ तब शेरपा ने आवाज दिया, सर
टफ वाला एरिया चला गया। और तब मुझे पता चला कि ये एरिया कैसे कंप्लीट हुआ है मुझे पता ही नहीं है। अम्बे माँ मेरे साथ आई है और मुझे ये पूरा एरिया क्लियर करके दिया हुआ है। सो दैट वाज समथिंग डिफरेंट कि मैंने आज कभी तक मैंने ये ऐसा कभी महसूस ही नहीं किया है कि मैं वहां पे ऐसे तो। आपने काफी सारे लोगों की अगर एवरेस्ट की स्टोरी सुनी होगी, तो एवरेस्ट किसी ने अकेले ने नहीं किया है, किसी ना किसी का साथ आया 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 ही है। मेरे साथ भी ये ऐसा ही हुआ है। और जब मैं एवरेस्ट के टॉप पे पहुंचा, सो दिस इज द माउंट एवरेस्ट टॉप, 884 मीटर, एंड दिस इज द फर्स्ट व्यू ऑफ माउंट एवरेस्ट। और द फर्स्ट थिंग आई डिड, ये सुबह के ये 4:30 बजे है, पर ये सुबह के 4:30 चाइना के हिसाब से है। अगर नेपाल और इसके हिसाब से देखते हैं तो 1.5 घंटा पीछे, और ये बॉर्डर पे आता है, तो ये अर्ली मॉर्निंग के 7:30 होता है एज पर इंडियन टाइम और उसके हिसाब से। सो ये टॉप है एवरेस्ट का। और मैं बैग रखा है, बैग रखने के बाद फ्लैग निकाला और फ्लैग लेके ऐसे खड़ा हो गया हूँ। और मैं इतना एक्साइटेड था कि मैं कैमरा या मोबाइल शेरपा को देना ही भूल गया था। और शेरपा ने बोला कि सर कैमरा कुछ तो दो जिससे मैं आपका फोटो ले पाऊँ। सो वहां पे वो कैमरा निकाला और उस समय ये फोटो निकाला मैंने। सो आप देखोगे ऊपर एक छोटी सी लाइट है, मैंने मास्क पहना हुआ है, और ये अर्ली मॉर्निंग का व्यू है माउंट एवरेस्ट का, जहाँ पे सन राइज हो रहा है और मैं टॉप पे हूँ। राइट हैंड साइड पे जो आपको दिख रहा है वो एवरेस्ट की टोच है। सो ये एक फोटो मेरे फैमिली फोटो है, जाने के पहले मैंने निकाली थी इसे। और इनकी बदौलत अगर मुझे बोला जाए कि मैं तूने एवरेस्ट किया है, तो मैं ना बोलूंगा। मैंने अकेले ने एवरेस्ट नहीं किया है, मेरे साथ मेरी फैमिलीज, और सबसे 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 इम्पोर्टेंट मेरे दोस्त। ये जितने भी दोस्त हैं, जितने भी मेरे वेल विशर्स हैं, उन सबका नाम है इसमें, जिन्होंने मुझे कुछ ना कुछ हिसाब से कैसे ना कैसे मुझे हेल्प की है। अगर ये लोग ना होते तो मैं एवरेस्ट नहीं होता था। तो मैं कहता हूँ कि एवरेस्ट मैंने अकेले ने नहीं किया है, नहीं किया है, नहीं किया है। इनकी बदौलत ये इन लोगों के साथ ही मैंने एवरेस्ट क्लाइम किया हुआ है। और रही बात स्पोर्ट्स एंड यूथ कल्चर एक्टिविटीज डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ गुजरात, जिन्होंने 15 लाख रुपए मुझे एवरेस्ट सबमिट करके आने के बाद मुझे उन्होंने दिया है। उसके पीछे भी एक छोटी सी कहानी, पर समय बहुत कम है तो मैं उसको नेक्स्ट इसमें बताऊंगा। फिर मेरी जर्नी यहाँ पे स्टॉप नहीं हुई है, मैं स्टिल कंटिन्यू हूँ। और अभी मैंने लास्ट 2019 में एवरेस्ट क्लाइम करने के आने के बाद मैंने नॉर्थ कैप 4000 किया, जिसमें इटाली से लेके तो नॉर्वे तक विदाउट एनी सपोर्ट, किसी का भी सपोर्ट लिए बिना। हमको एक जीपीएक्स फाइल दी थी और जीपीएक्स फाइल के सपोर्ट से ही हमें ये 4500 किलोमीटर साइकिलिंग करनी थी, जिसमें 10 कंट्रीज को हमने क्रॉस किया। और 43,000 टोटल मीटर का एलिवेशन था। सो मेरा ये बिलीव है, इफ यू कैन ड्रीम इट यू कैन डू इट। वॉल्ट डिज्नी ने लिखा है, अगर आप सपना देख सकते हो तो आप 100% डेफिनेटली कर सकते हो। बस आपको जज्बा चाहिए करने का, हौसला चाहिए करने का। थैंक यू। अगर किसी को क्वेश्चंस हो तो प्लीज आप पूछ सकते हो। बिल्कुल। मैं सही मायनों में मेहुल भाई आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ये जर्नी मैंने तो दूसरी बार सुनी है, लेकिन फिर भी पहली बार की जैसी एक्साइटमेंट थी आपकी शेयरिंग की भी और मेरी सुनने की भी। सो या किसी को भी कोई भी प्रकार का क्वेश्चन हो, क्या किया कैसे किया, लाइक, तो आप यहाँ पे पूछ सकते हो। यस नितिन भाई, मैंने आपको अनम्यूट प्रॉम्प्ट भेजा है। Yeah, thank you Mehul bhai for your best session. थैंक यू। मुझे ये जानना है कि आपकी जो जर्नी, लास्ट जर्नी रात को क्यों स्टार्ट हुई, मॉर्निंग में क्यों नहीं होती है? व्हाट वाज रीजन? हाँ, तो इसमें ऐसा होता है कि जैसे टर्न अराउंड टाइम का एक बात बताया था मैंने। जैसे 10 बज जाते हैं, तो उसके बाद बर्फ का पिघलना, यानी सन का जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो वो +40 +45 के आसपास भी चला जाता है, जिसकी वजह से फ्लूम्स क्रिएट होते हैं और हवा में तापमान का बदलाव होता है। अगर माउंटेन्स में देखने जाते हैं तो दोपहर के बाद में वेदर पूरा चेंज हो जाता है, शाम को पूरा वेदर चेंज होता है, और रात को जो वेदर होता है वो ठंडा हो जाता है और रिलैक्स हो जाता है। इसीलिए रात का समय सबसे बेस्ट होता है क्लाइम करने के लिए। जैसे मैं बता रहा था कि जब ये समिट रात को सुबह 4:30 बजे मैंने कंप्लीट किया,
उसके बाद हम वापस आ रहे थे, कैंप 1 पे गए। फिर कैंप 1 पे जो हमारा डेस्टिनेशन था कि कैंप 1 पे हमको रुकना है, पर मेरा गोल था कि एडवांस कैंप तक, यानी जितना मैं नीचे आ सकता हूँ सबमिट करने के बाद, वो मेरा टेंटेटिव गोल था। तो ये पूरा रात को 8:30 बजे से लेके तो दूसरे दिन के 9 बजे तक, यानी 24.5 घंटे मैं नॉन स्टॉप चल के सबमिट करके नीचे आया हूँ। पूरा मेरा इतना एक्साइटमेंट था, और एक्साइटमेंट में सबसे ज्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं। अगर एवरेस्ट में रिटर्न जर्नी जो है, दैट इज द मोस्ट टफेस्ट जर्नी देन गोइंग अप। ऊपर इतने एंथ्यू होते हैं, बंदा चढ़ तो जाता है पर रिटर्न नहीं आ पाता है। तो जब मैं घर से निकला था तो घर वालों को बोल के निकला था कि अगर मैं टॉप पे जा रहा हूँ तो खुशी मत मनाना, पहुंच जाओ, मैसेज है मैं पहुंच गया हूँ तो खुशी मत मनाना। जब तक मेरा मैसेज ना आ जाए कि मैं नीचे पहुंच गया हूँ, तब तक उसे आप उसको ऐसे ही रखना कि ये न्यूज आए हुए है। जैसे मैं नीचे आ जा रहा हूँ और उन्होंने बोला कि ये एडवांस कैंप तक आ गया है, ये सेफ है, उसके बाद ही खुशी मनाना। तो ये ऐसे ही हुआ था। घर पे काफी सारे कंफ्यूजन भी हुए थे, और घर पे सब रिपोर्टर्स आ रहे थे, सब पत्रकार आ गए, और काफी सारे नेताज भी हमारे घर पे आ रहे थे, सब सेलिब्रिटीज के फोन्स आ रहे थे। सीएम सर का भी ट्वीट आया था उस समय पे, और उनके भी कॉल्स आ रहे थे। तो ये सब प्रोसेस चल रहा था, पर मम्मी डैडी इतने कंफ्यूज थे कि क्या करना है और क्या जवाब देना है। तो ये ऐसा ही होता है। जब एडवांस कैंप में जब मैं पहुंचा, नेक्स्ट डे जब मेरे मम्मी पापा से बात हुआ, तब उन्हें रिलैक्सेशन हुआ कि ये ऐसा ऐसा है। तो जो आपका बैक टू क्वेश्चन आता हूँ मैं, कि रात में वेदर एकदम शांत होता है, और दैट इज द बेस्ट पॉसिबिलिटी टू क्लाइम एवरेस्ट। या कौन सा भी माउंटेन हो तो उसको रात को ही क्लाइम किया जाता है। और दूसरा चीज ये है कि शेरपा आपने जो बोला वो पर हर बंदे के लिए डिफरेंट होता है या पूरे पूरे हाँ, देश के लिए होता है? नहीं, पर पर्सन 1 शेरपा, ये नेपाल गवर्नमेंट ने रूल निकाला था। एक बहुत ही अच्छा क्लाइंबर था, उसका डेथ हुआ था, और उसके डेथ होने के बाद नेपाल गवर्नमेंट ने ये कंपलसरी कर दिया। अ, उसने काफी सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाए हुए थे, और वो बंदा एक्सपायर होने के बाद नेपाल गवर्नमेंट ने रूल किया कि एक बंदे के साथ एक शेरपा चाहिए 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 चाहिए। पहले था कि आपके चॉइस पे, आपको रखना हो तो रखो, नहीं रखना हो तो मत रखो। और अभी उन्होंने बाय डिफॉल्ट ये फिक्स ही कर दिया है। आप एक मिनिमम रख सकते हो और 4 मैक्सिमम तक भी रख सकते हो, आपके ऊपर है कि आपको कितने शेरपा रखने हैं। थैंक यू। तो मेहुल, हाय। તો મારો ક્વેશ્ચન છે હવે કેટુ ક્યારે? કેટુ ઇન્ડિયા માટે આપણે એલાઉડ જ નથી, કારણ કે પાકિસ્તાનમાં આવે છે. I સો know, I આપણા know. પરમિશન એ લોકો આપતા જ નથી, એટલે હા જ કહેવાનું થાય કે હા ભાઈ ક્યારેક તો આવશે. Great. ત્યારે પીઓ કે આપણામાં આવી જશે ત્યારે જઈ આવશે. તો મેહુલ, એક સાયકલિંગ વિશે ક્વેશ્ચન છે મારો. ઓકે, Sure. તો मैं 60-70 કિલોમીટર आई कैन, ओके, बट आई हैव नेवर अटेम्प्टेड अ बीआरएम. જે મારું તમને જોઈને મને મન હતું કે I will do BRM someday. So I still remember your 200 kilometer BRM. So if you can tell something about that. સો જો બીઆરએમ અગર 200 કરવી હોય ને, તો સૌથી ફર્સ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પાર્ટ છે કે જ્યારે બી તમે બીઆરએમ 200 નું કોઈ બી લિંક તમને મળે ને, હવે આપણે અહીંયા પોલો ફોરેસ્ટની બીઆરએમ થાય છે, જે જંગલના એરિયામાં છે, હિંમતનગરથી स्टार्ट થાય છે. इज इट फाइन गुजराती में अगर मैं बोलूँ इसका आंसर? इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि बीआरएम करनी है जो ब्रिवेट रेंडोनियर मोडेक्स की इवेंट होती है, जिसमें बंदा राइड करता है 200, 300, 400, 600, 1000, 1200, 1500 किलोमीटर तक की साइकिल के इवेंट्स होते हैं। उसमें से जो फर्स्ट स्टेप होता है, तो उसको 200 किलोमीटर का स्टेप होता है, वो उनको करनी है। तभी मैं उनको गाइड कर रहा हूँ उसी बात के लिए कि आप पहले, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आपको रजिस्ट्रेशन करना है, बाकी सब ऑटोमेटिक हो जाएगा। ओके, बाकी रही थैंक यू. बात खाने पीने की, फूड की, वो मैं आपको सब समझा दूंगा। सो उसी में मैं ऐड करना चाहता हूँ कि अगर किसी को साइकिलिंग स्टार्ट करनी हो तो बेसिक साइकिल किस प्रकार की लेनी चाहिए, या फिर उनको सीधी इवेंट की जो कॉस्टलियर साइकिल होती है वही लेनी चाहिए? उसका लाइक किस प्रकार से माइंडसेट होना चाहिए कि साइकिलिंग करने के लिए हेल्थ बनानी है, इवेंट्स के लिए तैयार होना है, तो क्या सोचना चाहिए उसको? देखो, जैसे पानी के अंदर अगर आप जंप नहीं मारोगे तब तो पता नहीं चलेगा कि आप कितना तैर पाओगे, आपके अंदर मास्टरी क्या है, आपके अंदर कहाँ तक जा सकते हैं। जैसे मेरा माउंटेनियरिंग में था, मुझे पता नहीं था कि मेरे अंदर इतनी कैपेबिलिटी है या इतनी स्ट्रेंथ है, मैं एवरेस्ट तक जा सकता हूँ। सो मेरा फर्स्ट बेबी स्टेप जो था, जैसे बेबी स्टेप क्यों बोलता हूँ, जो फर्स्ट इनिशिएटिव स्टेप है एक, तो आपको फिक्स करना है कि मैं 3 महीने तक, जैसे बॉडी का पूरा एक साइकिल होता है कि 3 महीने तक आप अगर अगर वो चीज को करते रहोगे, तो आपका बॉडी उसके साथ में, माइंडसेट के साथ में तैयार हो जाएगा, और आपकी बॉडी प्रिपेयर्ड हो जाती है उसी चीज की करने के लिए।
तो 3 महीने तक का गोल, पहला गोल लेना चाहिए कि मैं कौन सी बेसिक साइकिल लूं, 5 किलोमीटर ही मुझे जाना है, फिर 5 का 10 करना है, 10 का 15 करना है, वो 3 महीने के बाद देखना है। पर मेरा एक गोल है कि मैं 5 किलोमीटर कर सकता हूँ, और 5 किलोमीटर बहुत इजीली हो जा रहा है, तो उसकी जगह आप उसको 10 किलोमीटर करो। थोड़ा सा टफ रखना है कि जिससे आप रिलैक्स मोड पे भी ना हो और एकदम हार्ड भी मत कर लो कि जिससे वजह से आपको साइकिलिंग ही बंद हो जाए। तो ये फर्स्ट इनिशियल पार्ट है, साइकिल लेके आओ, आपके हिसाब से आप देखो कि आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ क्या है, और फिर उस हिसाब से आप साइकिलिंग करो, पर कम से कम 3 महीने के लिए पहला सेशन करो। फिर उसके बाद आपके पास में जो बंदा रहता है या वो साइकिलिंग करता है, उससे आप गाइडेंस लो, और फिर आगे धीरे 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 स्टेप्स करके बढ़ाओ। एक साथ में तो आप, मैंने वैसे एवरेज के लिए बताया कि फर्स्ट स्टैंडर्ड से डायरेक्ट 10th स्टैंडर्ड की एग्जाम नहीं दी जा सकती है, पहले तो स्कूल में एडमिशन लेना पड़ता है। तो फर्स्ट पार्ट है कि आप पहले एडमिशन ले लो, पहले आप साइकिल ले लो, फिर फिक्स करो कि मुझे इतना करना है, फिर एडवाइजर लो, जो आपके आगे जो आजू बाजू में साइकिलिंग कर उनकी एडवाइस लो, फिर उनसे धीरे 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 बढ़ के आगे बढ़ते जाओ। वो साइकिल कौन सी लेनी चाहिए? वो टायर वो जाड़े आते हैं, पतले आते हैं, उसका क्या गणित होता है, वो पता नहीं चल रहा। हाँ, तो अभी साइकिलिंग के अंदर अभी काफी सारे वेराइटीज हो गए हैं। अभी हर एक इसमें मैं बताऊँ तो पहले ऐसा था कि भाई कंप्यूटर था तो सिर्फ कंप्यूटर एक ही आता था, उसके बाद बहुत सारी चीजें आ गई, अभी तो मोबाइल भी आ गया है, पाम भी आ गया है, आईपैड भी आ गए हैं। पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि बेसिक चीज लेनी है आपको, आपका बजट कितना है उस हिसाब से आपको साइकिल बाय करनी है। मोटा टायर जो होता है उसको एमटीबी बोलते हैं। मोटे टायर यानी अगर आप ऑफ रोडिंग कर रहे हो, जैसे कार के अंदर ऑफ रोडिंग कर रहे हो, तो उनके टायर लंबे और मोटे होते हैं, तो वो उसी हिसाब से साइकिलिंग में भी होते हैं। अगर मोटे टायर है तो वो ऑफ रोडिंग के लिए, पर वो पंचर होने में, दिक्कत होने में थोड़ी तकलीफ कम होती है, इसीलिए ज्यादातर लोग यही यूज करते हैं कि भाई चलो अपन मोटे टायर वाले लेते हैं, और वो काफी इकोनॉमी रेंज में मिल जाती है। फिर उसके बाद का एक सेगमेंट आता है हाइब्रिड, जिसमें ऐसा होता है कि आप रोड पे भी चला सकते हो उसको, एमटीबी भी चला सकते हो, उसमें आप छोटे पतले टायर भी लगा सकते हो, मोटे टायर भी लगा सकते हो। वो एक नेक्स्ट स्टेप होता है। और अगर आपको प्रोफेशन में जाना है तो उसके अंदर तो बहुत सारी लाइन्स है। सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ साइकिलिंग एक ही है और उसको एक ही लाइन में जाना है। उसमें आप एंड्योरेंस साइकिलिंग कर सकते हो, फिर रेसेस में जा सकते हो, ऑफ रोडिंग रेसेस भी होती है, फिर टूरिंग्स भी होती है, ऐसी काफी सारी स्ट्रीम लाइन्स है। फिर उसके बाद आपको देखना है कि आपके पास टाइम कितना है, आपको क्या करना है, आपके गोल्स क्या है, आपके टारगेट्स क्या है, उस हिसाब से आप आगे बढ़ सकते हो। पर बेसिक है कि अगर आपके पास बजट कम है, 5 to 10 के आसपास, 10,000 के आसपास की साइकिल बेसिकली आप ले लो, दोस्त के घर पे पड़ी हो वो साइकिल भी ले लो। पर सबसे इम्पोर्टेंट है मुझे साइकिल चलानी है, और मैं रोज चलाऊंगा और मैं निकलूंगा। सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ से शुरू होता है। वो अगर हो जाता है तो फिर आगे सब धीरे धीरे ऑटोमेटिक हो जाएगा। अमेजिंग, थैंक यू सो मच। यस प्रकाश शिवरा जी। हेलो, आई एम ऑडिबल? यस। यस। और मेहुल जी, एक क्वेश्चन ये था कि आपने ये जो भी किया वो वैसे ही आपने बीच में बताया दाल भात वाला, मेरे मन में आपसे पहले ही से था, क्योंकि मैं एक और भी एक इंटरव्यू मैंने देखा, वो विगर था, विगर का वो डेयरी प्रोडक्ट नहीं लेते और उसने 2 या तो 3 बार क्लाइम किया है, तो आपका उसका भी नाम है वैसे ही कुंतल। वो हाँ बंदे का नाम है कुंतल जोशियार। हाँ ही कुंतल, गुजराती पर रहता है महाराष्ट्र में। हाँ हाँ, तो कुंतल का मैंने एक स्टोरी पूरा इंटरव्यू उसने भी वैसा ही शेयर किया था, तो आपका भी स्टोरी सुन के वो हम तो लोग आप तो जाके आए, हम भी एवरेस्ट जाके आए जैसा लगा फील हुआ। और वो थैंक यू। चाइना वाला जो नॉर्थ वाला था वो भी आज नया सुना कि दो साइड से होता है, और एवरेस्ट में वो क्लाइमेट ही होता है, वो उसी के कारण होता है। एक वो क्लाइमेट कब चेंज होता है 5 मिनट में कुछ न कुछ और हो जाता है, और आपका वही होता है। और वो आपका डाइट के बारे में जानना चाहता हूँ, तो आपके इन जर्नी में जो आपने जो डाइट लिया, क्योंकि डाइट सबसे बढ़िया होता है, वो उसी के आपका बॉडी का स्ट्रेंथ बनता है और मेंटल स्ट्रेंथ। जी। तो डाइट के लिए क्या प्रिपरेशन की है आपने? डाइट में मेरे पास मेरे जैसे एक्सपर्ट्स होते हैं, जैसे मैं डाइट के लिए मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो मेरे डाइटिशियन थी जो उन्होंने मुझे पूरा गाइड किया। मेरे सर थे जो पूना से बिलोंग थे, किशोर दानपुरे सर, जिन्होंने मुझे ट्रेनिंग दिया। तो वो एक दूसरे के साथ कोलोबरेट करते थे, वो मुझे डाइट लिख के भेजते थे कि तुझे ये डाइट खाना है। पर मुझे इतना पता है कि मैं 5 साल, अभी तो ये करीबन 10 साल होने आए, मैं 10 साल से मैं रोटी हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन इन केस घर में कोई प्रॉब्लम है तो उसको एडजस्ट करके मैं रोटी खाता हूँ। बाकी ज्वार और बाजरी, फिर रागी, और वो सब मिला के हमारे घर पे ही रोटी बनती है, और वही रोटी मैं आज दिन तक खाता आया हूँ। और रोटी मीन्स मेरे घर पे वो होता है, चावल रात को खिचड़ी के साथ में, वो भी 1 कटोरी, मेरी छोटी सी कटोरी का माप है, वो उतनी कटोरी के ही चावल आते हैं मेरे। और
ग्रीन वेजिटेबल सबसे ज्यादा, फ्रूट्स, फिर प्लांट प्रोटीन्स, वही सब मेरा इंटेक था। मैं वे प्रोटीन नहीं लेता था, मैं प्लांट प्रोटीन ही लेता था। और उनका पूरा एक शेड्यूल बना के दिया हुआ है कि भाई सुबह बीन्स खाने हैं, फिर ये खाना है। एक ओट्स वाला बहुत अच्छा फॉर्मूला था उनका, शायद 1 या 2 मिनट में ज्यादा ले लूंगा। वो ओट्स वाला तो मैं आज भी फॉलो करता हूँ। ओट्स को पानी में भिगो देना है, उसके अंदर मूंगफली डालनी है, एक केला डालना है, और उसकी स्मूदी बनानी है खजूर के साथ में। यानी आयरन भी मिल रहा है आपको, ये भी मिल रहा है, कैल्शियम भी मिल रहा है, और उसके साथ में ये पीनट्स है तो प्रोटीन भी मिल रहा है। सबको मिक्स करके ग्राइंड कर देना है और उसको पी लेना है, दैट्स इट। वो इतना हैवी और इतना अच्छा रहता है कि मुझे 12-1 बजे तक भूख ही नहीं लगती, और उसे मैं 10 बजे के आसपास लेता था। तो 12-1 बजे फिर ज्वार की रोटी, फिर ये दाल है और सब्जी, और पूरा डिश भर के सलाद। फिर शाम को मेरा ये जूस आता था, और ग्रीन जूस था। और फिर रात को खाने में एक कटोरी खिचड़ी, और साथ में ज्वार की रोटी और सब्जी। सो ये डाइट फिक्स ही है, और अभी भी यही डाइट मैं फॉलो करते आ रहा हूँ। बढ़िया है, अच्छा लगा। थैंक यू। वाह, तो सलाड कितना इम्पोर्टेंट है। हम तो दो मतलब जब भी वो जुनून लगता है तो थोड़ा सा सलाड, वो गाजर टमाटर पे चले जाता है, फिर 2-3 दिन के बाद फिर से जुनून गायब हो जाता है। सो आप रोज इसको फॉलो करते हो, लाइक अब घर में भी कैसे लोगों को एनरोल करना वो भी बता दो। क्योंकि वो लेडीज को हर रोज बना के देना। नितिन भाई। तो जब ये करना हो तो जैसे पॉसिबिलिटी एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है, कि पॉसिबिलिटी क्रिएट करो घर के अंदर कि ये अगर ऐसा घर का वातावरण हो रहा है तो ये सबको बेनिफिट करेगा। पहले इनिशियली बेस पे ना सबको दिखता नहीं है, मगर आप डिसिप्लिन से अगर आप वो नहीं बना रहे और आप नहीं खा रहे, जैसे मैं बोला कि 1 या 2 दिन कभी रोटी भी खानी पड़ती है, तो आप उसको खुशी से खाओ, उसे नकारात्मक के साथ मत खाओ। अरे वाह रोटी बड़ी, चलो अच्छा वो मेरा रोटी खाने का ही मन था, ये अच्छा कर दिया तूने। तो इस हिसाब से उसको पूरा हम चेंज करके फिर उसे सेंटेंस का फॉर्मेशन है, उनको करके उनको भी मोटिवेट करते हैं। फिर उनको होता है यार उनकी बॉडी को हेल्थ को अच्छा नहीं होगा, चल मैं कर लेती हूँ, वो ऑटोमेटिक फिर हो जाता है। ग्रेट, ग्रेट। सो एनीथिंग, एनीबडी एल्स वांट टू आस्क क्वेश्चंस? कोई भी और सवाल पूछना चाहता है? सो थैंक यू सो मच ऑल। नितिन भाई, आज हम लिंक शेयर करने वाले हैं। सो अभी हम लिंक शेयर कर रहे हैं यहाँ पे। किसी को भी यहाँ पे असिस्ट करना हो, किसी को भी इस प्रोग्राम में सपोर्ट करना हो, लोगों को इनवाइट करना हो, तो आप हमारी टीम में जुड़ सकते हैं। और उसी का लिंक यहाँ पे अभी नितिन भाई शेयर कर रहे हैं असिस्टिंग के लिए। और हार्डकोर आपको अगर काम करना है यहाँ पे तो उसके लिए भी। और मैं फिर से एक बार मेहुल जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि थैंक यू। लाइक वैसे वो बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हैं, और उनका अभी भी जो काम है वो काम चालू ही है, उन्होंने कंप्लीट नहीं किया अभी। उनके ड्रीम्स अभी लगातार चालू हैं, नए नए जैसे हमने देखा साइकिलिंग। और जैसे उन्होंने बोला कि 36 साल की उम्र में उन्होंने क्लाइम किया है, तो अभी लाइक उम्र नहीं पूछ सकते, लेकिन अभी भी उनका काम चालू है। मतलब 7-8 साल 10 साल तो हो ही चुके होंगे। so, मैं एक टैटू नहीं दिखा सकता, यहाँ पे मैंने एक टैटू निकाला हुआ है, उसके अंदर लिखा हुआ है पेरिस ब्रेस्ट पेरिस 2015, और मेरा गोल है कि उसको 10 टाइम्स करना है। सो एवरी 4 इयर्स में एक बार ही इवेंट होता है, तो नेक्स्ट 40 इयर्स तक के लिए मेरा गोल डिसाइडेड है। वाओ। सो उनके बिजी स्केड्यूल, उनके डाइट, उनकी प्रैक्टिस के बीच में हमने उनका समय लिया है, तो मैं उनका फिर से बहुत शुक्रिया करता हूँ। और जो भी लोग यहाँ पर अभी तक मौजूद हैं उन सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आज संडे का दिन है और आप सभी लोगों ने इस चीज को, अपनी हेल्थ को, अपने मेंटल हेल्थ को आपने इतना महत्व दिया, और इस भारत को सुसाइड फ्री बनाने की जो ये मुहिम है उसके अंदर आपने हमें यहाँ पे इनवाइट किया, यहाँ पे सपोर्ट किया। सो उसके लिए मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। तो हम इस प्रोग्राम को अभी यहीं पे संपूर्ण घोषित करते हैं, कंप्लीट घोषित करते हैं। और जो भी लोग यहाँ पर हैं, तकरीबन तकरीबन भरत जी मोडिया और जिग्नेश जी शैलत, वो दो ही नाम ऐसे हैं कि जिनको मैं पर्सनली नहीं जानता हूँ। तो उनके अगर नंबर्स, अगर आपको कुछ भी यहाँ पे असिस्टिंग करना है या आपको हेल्प करना है तो आप नंबर शेयर कर सकते हो 30 सेकंड में यहाँ पे चैट में। और 30 सेकंड में ये प्रोग्राम को हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। नितिन जी।
या सो नितिन जी ने वो लिंक शेयर कर दी है। अगर किसी को भी एक्सेस करना हो तो आप यहाँ पे ये लिंक पे क्लिक करके वहां पे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप को। थैंक यू सो मच वंस अगेन मेहुल जी, थैंक यू सो मच। सभी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं मैं। और हमारे जो होस्ट हैं वो इस मीटिंग को अभी कंप्लीट कर सकते हैं। मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस मीटिंग को कंप्लीट करें। नितिन भाई, हम पर्सनली कॉल पे हमारा जो क्रिएशन कंप्लीशन मीटिंग है वो कर लेते हैं, मैं, आप और किरण जी।